Assalamu alaikum everyone and welcome in the lecture number 29. Today we are going to learn about the distribution phase. डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ के अंदर जेनेरिक टेस्ट किस तरह से होते हैं या वाइकॉफ मेथड में जो फेज़ बी है उसमें जब डिस्ट्रीब्यूशन हो रही हो तो किस तरह से होती है। देखें फेज़ बी जो है हैव बोथ एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन इट। अप ट्रेंड के बाद अगर क्लाइमैक्स कहीं पर लग जाता है तो उसके बाद जो रेंज होगी उसको हम कहेंगे कि ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है पॉसिबली। अनटिल देन जब तक हम ये एक अप थ्रस्ट के बाद एक डाउन ट्रेंड ना देख लें हम कंफर्म नहीं कर सकते कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है। लेकिन ये एक फेज़ बी चल रहा है क्योंकि यहाँ पे क्लाइमैक्स वगैरह लग चुका है फेज़ ए में, और इस जगह पे हम ये कैसे कंफर्म कर सकते हैं रेंज में कि ये एक डाउन ट्रेंड आएगा इसके बाद ये अप ट्रेंड। वो देखना ये होता है जो नॉन एडजेसेंट पीएम में है ना हमारे पास, उसको ऑब्जर्व करना होता है हमने इन जगहों पे, इन स्विंग पॉइंट्स पे ऊपर की साइड से विक लग रही है या नीचे की साइड से लग रही है। जब तक ना ऊपर से विक लगे ना नीचे से लगे तब तक इंडिसीजन है, जैसे एक डोजी होती है उसी तरह की इसकी भी औकात होगी, लगे रहने दें इसको। जब आपको नजर आए कि इट्स गोना मतलब एक्सपैंड इन सम डायरेक्शन तो आप उस वक्त वॉल्यूम को ऑब्जर्व करें। वो तो हमने पढ़ा ये कि बिफोर अ ब्रेकआउट देयर विल बी वॉल्यूम इंक्रीजिंग, तो आपको नज़र आ जाएगा। अब हम क्या करने लगे हैं स्टार्ट, डिस्ट्रीब्यूशन फेज बी में किस तरह से होती है। सबसे पहले तो इंस्टीट्यूशंस ऑफलोडिंग देयर पोजीशंस टू इमोशनल बायर्स। इसका क्या मतलब है? इंस्टीट्यूशंस यानी बड़े ट्रेडर्स ऑफलोडिंग अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं। लेट सपोज इधर से एक बाय ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, इधर जाके बाइंग क्लाइमैक्स लगा, काफ़ी लोगों ने इधर प्रॉफिट टेकिंग की। अब कुछ स्टिल बायर इधर से बैठे हुए हैं जिन्होंने प्रॉफिट टेकिंग अभी तक नहीं की। क्या करते हैं, प्राइसेस नीचे आती हैं, यहाँ से वो बायर जो यहाँ से बैठे थे या कुछ ट्रेंड देख के लोग बायर बार इसको बाय करते हैं कि ट्रेंड बुलिश है तो यार ये नीचे आई है तो इधर से भी ऊपर ही जाएगी, इधर से बाय करते हैं, प्राइसेस थोड़ा ऊपर जाती हैं, यहाँ पे जाके बायर हैवी तरीके से फिर प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, फिर ऊपर वीक आती है और कैंडल ऐसी क्लोज होती है। इसका मतलब है कि ऑफलोडिंग, यही मैंने आपको समझाया कि किसी भी रेंज के अंदर आपको अगर नजर आए कि ऊपर की साइड पे विक्स लग रही हैं तो इसका मतलब है कि बायर्स ऑफलोडिंग देयर पोजीशंस, यानी वो अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं, व्हिच मींस कि मार्केट में सेलिंग आ रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देन ड्रॉप अ यस। व्हाट आई एम टेलिंग यू, what actually I mean, if you guys understanding then drop a yes. Okay, good. प्राइस क्या करती है, एक लंबी रेंज बना देती है, बड़ी सारी रेंज बना देती है, फेक ब्रेकआउट होते हैं और इसमें पुल बैक्स भी काफ़ी होते हैं। यानी कि एक इस तरह से अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे क्लाइमैक्स लगता है, ये स्कैंडल टेस्ट हुआ, रिएक्शन वगैरह के बाद ये आगे रेंज बन जाती है। इसमें कभी ऊपर की साइड पे छोटा सा ब्रेकआउट हो जाता है, फिर नीचे आती है, फिर नीचे छोटा सा। अब इनको फेक ब्रेकआउट के बजाय आप या तो कह लें कि माइनर साइन ऑफ वीकनेस है, यानी नीचे की तरफ जब ब्रेकआउट हो छोटे वॉल्यूम से और प्राइस बाद में वापस ऊपर चली जाए, इस इतने मूव को जो नीचे की तरफ ये हुआ ना ये वाला, इसको आप कह सकते हैं माइनर साइन ऑफ वीकनेस, क्योंकि आपकी SOW जो कैंडल है वो एक तगड़ी बेरिश कैंडल को आप कहते हैं, मीडियम टू वाइड रेंज कैंडल को आप साइन ऑफ वीकनेस कहते हैं। तो ये भी एक वीकनेस ही है, थोड़ा सा नीचे आई है मार्केट, लेकिन माइनर सी नीचे आई है क्योंकि इसमें ट्रेंड नहीं चला, थोड़ा सा नीचे आके वापस ऊपर चली गई थी। अब इस पूरी रेंज के अंदर जितनी देर तक भी छोटे वॉल्यूम के साथ फेक ब्रेकआउट्स ऊपर की तरफ होते रहेंगे, आप इसमें कोई भी अपना डिसीजन मेक नहीं करेंगे। दूसरी चीज, इसको आप एक तो माइनर साइन ऑफ वीकनेस बुला सकते हैं, एंड सेकेंडली यू कैन कॉल इट एन IDM, इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट का मतलब यही होता है ना बेसिकली किसी को बेवकूफ बनाना, तो इसको आप इंड्यूसमेंट भी कह सकते हैं। जो ऊपर की साइड पे माइनर से ब्रेकआउट्स हैं नीचे की साइड पे, अच्छा ऊपर की साइड पे माइनर ब्रेकआउट्स को आप माइनर साइन ऑफ स्ट्रेंथ कहते हैं, सॉस। यहाँ पे चटनी की बात नहीं हो रही, सॉस SOS उसकी बात हो रही है, ठीक है। कहीं आप अपने वो जो जुबान हिलाना शुरू कर दें, वाह वाह क्या गर्मा गर्म समोसे हैं, क्या चटनी है, तो ऐसा जो है ना अपना माइंड नहीं बना लेना। तो खैर आज मैंने पकौड़ों की बात नहीं की, देख लें। आगे आते हैं थर्ड नंबर पे। हमारा मकसद यहाँ पे है एक इल्यूजन क्रिएट करना, क्योंकि हम इस वक्त खुद को इमेजिन कर रहे हैं कि वी आर स्मार्ट मनी। तो यहाँ पे स्मार्ट मनी का मकसद ये होता है कि इल्यूजन क्रिएट करना कि ट्रेंड कंटिन्यू ही होगा, यानी कि वो बेरिश नहीं होगा। बुलिश के बाद अगर यहाँ पे बाइंग क्लाइमैक्स लगा है, इधर अगर रेंज ऐसी बनेगी, बार बार यहाँ पे प्राइसेस आएंगी ना, लेकिन एक वाइक ऑफ ट्रेडर पहचान लेगा, यहाँ से बड़ी कैंडल ग्रीन बन जाएगी, छोटे वॉल्यूम के साथ बन जाएगी, लेकिन एक्चुअल में ऊपर से वॉल्यूम्स और रिजेक्शन ये क्लियर बता रही होंगी कि प्राइस ने अल्टीमेटली आना नीचे ही है।
लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कोई ना कोई साइन मिल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि आज के दिन में हमने उस पर एक ट्रेड भी की थी। लेट मी चेंज टाइम फ्रेम, 5 मिनट। ये तो हमने लास्ट टाइम वो सेशन में की थी ना। देखें यहाँ पे मैंने टीपी लगाया हुआ, एग्जैक्टली टीपी को हिट किया है। कुछ रीजन था कि यहाँ पे मैंने लगा रखा है इसे। देखें, खैर इसको हम खत्म करते हैं। एक ट्रेड आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ये हमारे पास, अच्छा ये एक लाइन शाइन लगी हुई है इधर, इसको भी खत्म करते हैं। मजे की बात, हमने यहाँ से भी सेल किया हुआ था, फिर यहाँ से बाय किया। अच्छा इस सेल को हम निकाल चुके थे ना ऑलरेडी, क्योंकि वो यहाँ पे हमारी 2 पिप के स्टॉप लॉस के साथ सेल थी। देखिए कभी मतलब 2 पिप के स्टॉप लॉस के साथ सेल करवा रहा है कि बंदा आपको लाइव बैठ के। इस कैंडल पे सेल करवाया था मैंने, माइट यू गाइस रिमेंबर। यहाँ से इधर से सेल करने को बोला था, इसके ऊपर स्टॉप लॉस था एंड कितना ह्यूज ड्रॉप आया। लेकिन न्यूज़ से पहले वी हैव क्लोज्ड आवर पोजीशंस ऑलरेडी। यहाँ पे जो है ना, इधर आके पता नहीं इधर कहीं पे काफ़ी अच्छा रिवार्ड मिल रहा था, तो हमने उस पर निकाल दी थी ट्रेड अपनी। तो खैर उसके बाद मैं जो आपको दिखाने आया हूँ एक्चुअली वो ये है कि वो जो सजी दिखा के कभी मारने वाली बात है ना कि ट्रेंड विल कंटिन्यू, वो ये है। इसको देखें ज़रा, ये कैंडल को देखें, कितना बड़ा वॉल्यूम है एंड शूटिंग स्टार कैंडल है। यानी लग रहा है कि ट्रेंड ये जो चला है, मोमेंटम बना है, ये कंटिन्यू करेगा। बट व्हाट वी डिड हियर, वी एग्जीक्यूट। जो मेरा पहला स्क्रीनशॉट था आज व्हाट्सएप चैनल के अंदर, वो बाय की ट्रेड थी यहाँ से लगी हुई। बल्कि मैं कोशिश करता हूँ कि वो यहाँ पे ला के आप लोगों को सामने दिखा सकूँ, ताकि जो रिकॉर्डिंग वगैरह देख रहे हो उन तक भी ये डाटा अवेलेबल हो एंड दे गाइज कैन एक्चुअली सी कि व्हाट वी हैव बीन डूइंग टुडे। ये हमारे पास आज का हमारा जो है वो स्क्रीनशॉट है एंड यू गाइज कैन एक्चुअली सी के ये बाय के ट्रेड बिल्कुल सेम कैंडल्स हैं। ये देखें ज़रा, वही शूटिंग स्टार है, बड़ा सारा नज़र आ रहा होगा आपको। यहाँ से हमारी स्टॉप लॉस, लुक एट द स्टॉप लॉस, मतलब 10 pips. Have you ever seen somebody doing such trades in gold, even live with his students? Without Wyckoff, it's not possible. And this was the trade positions here. Okay, so लोगों ने भी काफ़ी माशाल्लाह अच्छे प्रॉफिट बनाए थे। ये 76 and 45 and Just Pro Max and $700 in 2 minutes. So it's not about the profits, it's about the basically risk to reward that we got here. Always look for the risk to reward, which I always prefer my students to focus on. अच्छा ये कैंडल मैं आपको बता रहा था कि ये वो सजी दिखा के कभी मारने वाली बात है कि बस देखो इसके बाद कितने, मतलब कोई बंदा यहाँ पे कोई इमेजिन कर सकता है कि इसके बाद बाय, इतनी बड़ी यार रेड कैंडल बनी, इतनी बड़ी रेड कैंडल, इतनी शूटिंग स्टार, बड़ा वॉल्यूम, कौन इसके बाद करता, वो बाय कौन करता। हर किसी ने यही कहना था यार ये तो जो है ना मतलब काम खराब है, अब प्राइसेस नीचे आ जाएंगी, निकलो इसमें बाय नहीं करो, सेल करो। इवन लोग सेल करवा रहे होते यहाँ से, लेकिन मैंने यहाँ से बाय क्यों किया, बिकॉज इस कैंडल की शेप को देखें। क्योंकि मेरा आपको दिखा के ये कहना नहीं है कि मकसद देखो मैंने ये कर दिया वो कर दिया, मतलब ये वो फला फला। आप लोग स्टूडेंट्स हैं, एज अ स्टूडेंट मेरा मकसद ये है कि आपको समझा सकूं कि इसकी वजह क्या थी। गौर कीजिए, इस कैंडल में जनाब आपको बड़ा वॉल्यूम तो नज़र आ रहा है, लेकिन कहीं पर आपको नज़र ये आ रहा है कि इस कैंडल ने किसी जगह से लिक्विडिटी स्वीप की हो, किसी भी हाई की या किसी लो की या कहीं से, मतलब सेल साइड इसको जाने के लिए एटलीस्ट बाय साइड लिक्विडिटी तो स्वीप करना चाहिए थी ना। जो यहां से बायर्स ऐड हुए थे इस क्लाइमेटिक कैंडल के ऊपर, उनका क्या वो इसको ऐसे ही जाने देंगे नीचे बगैर बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप किए। अब ये नहीं मैं आपको कह रहा कि मैंने ये ट्रेड लगवाई थी तो इसलिए 100% है, ये गलत भी हो सकती थी, ये नीचे को तोड़ भी सकती थी प्राइस। हो सकता है यहाँ पे कुछ सेलर ज्यादा आ जाते तो प्राइस इसको तोड़ देती, लेकिन दिस इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। हमने यहाँ से एक ट्रेड लगाई, उसका यहाँ पे स्टॉप लॉस दिया, ये टीपी रखा, दैट्स इट, बूम, वी गॉट टीपी इन सम मिनट्स, 1 2 3 4 मिनट्स,
5 मिनट की एक कैंडल हमें हमारा टीपी दे जाती है। हमारा सिग्नल यहाँ पे था, ये क्लाइमेटिक कैंडल है, ये लो वॉल्यूम के साथ अगली कैंडल बुलिश क्लोज हुई है, एंड बिकॉज वी आर गेटिंग वेरी स्मॉलर स्टॉप लॉस एंड दिस इंड्यूसमेंट फंक्शन हेयर, दैट्स वाई मैंने कहा हाँ भाई इधर से कर लो भाई, क्योंकि ये इंड्यूस है। इसके बाद बहुत सारे लोग ना इसमें सेल में ऐड हुए होंगे, एंड प्राइसेस ये देखें वॉल्यूम इंक्रीज होते जा रहे थे जैसे जैसे ऊपर जा रही थी। व्हाट एन इनसेन ट्रेड इट वाज, ब्यूटीफुल। माहिर मलिक वॉल्यूम फेक नहीं होते, लेकिन यस आप ये भी कह सकते हैं कि वॉल्यूम फेक होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा इल्यूजन क्रिएट करता है। मैं आप लोगों के लिए चीज़ें रखता हूँ आसान। वॉल्यूम फेक नहीं होते, जगह आपने देखनी है कि अगर वो सही जगह पे लगा तो आपके लिए सूटेबल है। आप देखो ना, एक बंदा है उसके पास एक बकरी है, वो कहता है जी मैंने 10 लाख की बेचनी है। दूसरे बंदे वो 1-1 लाख की बकरी बेच रहे हैं। अब वो बंदा अपनी कहता है जी मेरी बकरी जो है ना वो जनाब रात को ना पूरे 12 बजे आवाज़ देती है, अगर कोई बंदा देख ले, इसको शक पड़ जाए ना कि चोर है तो ये आवाज़ें देती है। भाई आपको क्या लगे उससे, आपने तो बकरी लानी है, आप उसके मतलब बच्चे लेना चाह रहे हैं या आप उसका गोश्त खाना चाह रहे हैं, जो भी मतलब आपका मकसद है, आपने तो बकरी लेनी है ना। आपको क्या लगे वो आवाज़ें देती है कि नहीं रात को। तो यहाँ पे वॉल्यूम बड़ा लग रहा है कि नहीं लग रहा, आपको इससे क्या लगे, आपने तो ये देखना है कि लेवल कोई है, आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं इस पर कि नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपने अपना मकसद देखना है। लेट्स सपोज यार छोटी सी एक बात है, देखो अगर ये वॉल्यूम लग भी गया, ये सेल का भी होता तो क्या मैं, आप लोग अपनी इमेजिन करो जरा, आप यहाँ पे सेल करते, आपको ये तो लग रहा है कि इसके बाद मार्केट नीचे जाएगी, लेकिन दूसरी चीज ये देखें कि स्टॉप लॉस कितना होगा। बहुत सारे लोग इधर फंसते हैं, सेल करते हैं लोग, लेकिन मेरा दिया हुआ नॉलेज जिसके पास है वो एटलीस्ट यहाँ पे सेल नहीं करेगा, बिकॉज ही नोज यार इतना बड़ा स्टॉप लॉस हो तो बंदा ये देख के डर जाएगा, है एडा बड़ा स्टॉप, मैं तो नहीं ट्रेड कर रहा भाई। ठीक है, तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस, मेरे स्टूडेंट्स जो है ना लोग मतलब 50-60 पिप के स्टॉप लॉस को गोल्ड में कुछ नहीं समझते, लेकिन जहां पे मेरा स्टूडेंट है ना जो वो 33-30 पिप का स्टॉप लॉस देके वैसे आंखें इतनी उसकी खुली रहा है की है, वो जिस तरह से वो गुलाब जामुन नहीं होती मोटी सारी, इतनी इतनी उसकी आंखें ऐसे खुल जाती हैं, ये क्या है। तो इस तरह का सीन होता है। हम जो है ना स्टॉप लॉस हमेशा जो है मैनेज करते हैं, छोटा स्टॉप लॉस रखने को। ये समझ आइए ना क्या मैंने आपको क्या बताया यार, विदाउट लिक्विडिटी प्राइसेस ने नीचे आके कहानी कराई है। यहाँ पे एक बाय का सिग्नल बना हुआ था, क्लाइमेटिक कैंडल विद लो वॉल्यूम नेक्स्ट बुलिश क्लोज कंफर्मेशन थी, इसका लो नहीं टूटा, यहाँ से बुलिश है, छोटा सा स्टॉप लॉस एंड वी टुक इन बाय एंड दिस वाज अ बुलिश ट्रेंड ऑलरेडी। तो सारा सीन जो अभी है वापस आते हैं। यानी कि वो इल्यूजन क्रिएट की ना उन्होंने कि भाई ये नीचे आएगी, ये इल्यूजन क्रिएट किया इतने बड़े रेड कैंडल मार के। तो दिस इज व्हाई आई से कि ऑलवेज अलाइन मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स। आपको याद आता होगा मैंने कहा था कि 2 महीने मुझे दे दो, मार्केट खुद बोल के बताएगी कि ये मूव क्यों आया। होगी याद आपको मेरी ये बात। उस वक्त शायद सोचते होंगे कि यार पता नहीं क्या है ये, कैसे होगा, लेकिन जिसने फोकस किया उसको समझ आ गई होगी। वीक रिजेक्शंस एट रेंज हाइज, वो यार पहले भी हम बात कर रहे थे कि वो जो रेंज हो रही होगी, अगर तो डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसके हाइज पे रिजेक्शंस होंगी। ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे ये सारे पढ़ लें, फिर इनका जो है ना मैं आपको लाइव को दिखा देता हूँ। फॉल्स ब्रेकआउट्स होगा, दैट क्विकली रिवर्स ट्रैपिंग बायर्स, यानी पहले तो क्या करेंगी प्राइसेस के जो भी रेंज हो रही है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम कह रहे हैं, उसके ऊपर हाइज में जाके ज्यादा वॉल्यूम लगने के चांसेस हैं। ऊपर बार बार सेल के सिग्नल्स बनेंगे, बट वीक वीक सिग्नल बनेंगे। अल्टीमेटली क्या होगा कि प्राइस ऊपर को एक बुल ट्रैप करेंगी, उसके बाद फिर नीचे आएंगी। अब जरूरी नहीं है कि बुल ट्रैप हर दफा हो, लेकिन एक आइडियल सिनेरियो, एक हाई वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप है ये वाला। पहले रेंज हो, रेंज में भी पहले हाईज के ऊपर बड़े बड़े वॉल्यूम लगे हो, फिर एक इस तरह से बुल ट्रैप हो, उसका सारा सिनेरियो। फिर जनाब डबल और ट्रिपल टॉप्स और a long range with small bodied candles near resistance, मतलब कि वहां पे कोई रेंज बन सकती है, कोई रिवर्सल पैटर्न बन सकता है। इमेजिन करें एक बुलिश ट्रेंड है, यहाँ पे बाइंग क्लाइमेक्स लगा, रिएक्शन आया, सेकेंडरी टेस्ट हुआ, यहाँ पे रेंज हो रही है। रेंज के अंदर क्या होता है कि प्राइसेस इस तरह से स्लो स्लो करते कराते जाती हैं, ऊपर जाके जनाब इसका टेस्ट करती हैं प्रीवियस अपने क्लाइमेटिक लेवल का, एंड यहाँ पे टेस्ट करके डबल टॉप बनता है। ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम आप इसको देखेंगे तो आपको इस तरह से नजर आएगा, ऐसे इस तरह से। ये छोटे टाइम फ्रेम में आपको इस तरह से मतलब वेव्स नजर आ रही होंगी, बड़े टाइम फ्रेम में ये सारी छोटी छोटी बड़ी बड़ी छोटी छोटी कैंडल्स होंगी, इसमें विक्स वाली, और प्राइसेस टेस्ट करने ऊपर गई होंगी और इस तरह से नीचे। तो ये इस तरह से आपको इसको देखने को मिल सकता है रिवर्सल पैटर्न वगैरह की शक्ल में भी।
लास्टली बेयरिश डाइवर्जेंस सीन ऑन। अच्छा, ये हमने बात की कि प्राइसेस इस तरह से एक क्लाइमेक्स दे के नीचे आती हैं, फिर रेंज वगैरह होती है, फिर ऊपर चली जाती हैं, लाइक डबल टॉप वगैरह बना देती हैं इस तरह से। तो भाई साहब इधर आपको क्या हो सकता है, आरएसआई की डाइवर्जेंस जानते हैं। आरएसआई की डाइवर्जेंस मैंने आपको सिखाई थी, वॉल्यूम डाइवर्जेंस, मैकडी वगैरह। मैकडी मैंने आपको नहीं पढ़ाया, इसको बेशक आप ना पढ़ें, इसकी जरूरत भी नहीं है। यू जस्ट नीड दिस थिंग ऑन टॉप प्रायोरिटी, एंड सेकेंडली यू कैन यूज समटाइम्स दिस। आरएसआई डाइवर्जेंस आपको देखना आती है। प्राइसेस या तो इक्वली यहाँ पे डबल टॉप बनाएंगी, या प्राइसेस क्या करेंगी, थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर को मनूवर कर देंगी। प्राइसेस बनाएंगी यहाँ पे इक्वल हाइज या हायर हाइज, बट आरएसआई नीचे क्या बनाएगा, lower highs. In a result, we can assume that now a bearish trend gonna take place. आई बात समझ में है कि कोई नहीं आई? यस, ओके। पर्पस ऑफ फेज बी, इसका मकसद क्या है? इतना पढ़ के ना फिर जाके इसकी लाइव एग्जांपल देखते हैं, जो भी सारा कुछ फेज बी के बारे में। हमने ये पढ़ा था लॉन्गर द कॉज द लॉन्गर द इफेक्ट। यहाँ पे वही चीज़ लिखी है, कंसोलिडेशन या रेंज या साइडवेज मार्केट जितनी लंबी होगी उतना लंबा नेक्स्ट मूव आएगा। वो सिंपल एक एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि एक बॉलर है, वो बॉल फेंकने के लिए जितना पीछे जाके, जितने जोर से आके वो बॉल पीछे से आगे करके फेंकेगा, मोमेंटम उतना ज़्यादा बॉल में आएगा, उतनी फास्ट हो जाएगी। ये वही चीज़ यहाँ पर कि जितनी ज़्यादा देर इसको कंप्रेस किया जाएगा उतना ज़्यादा एकदम से फिर इस तरह से लंबी निकलेगी। स्मार्ट मनी नीड्स टाइम टू एक्यूमुलेट या डिस्ट्रीब्यूट लार्ज पोजीशंस विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग प्राइस। इसका क्या मतलब है, स्मार्ट मनी ऐसा क्यों करती है? दिस क्रिएट्स कॉज बिहाइंड द अपकमिंग इफेक्ट या फेज सीई। आपको ऑलरेडी बताया था कि स्मार्ट मनी जो है वो अगर रेंज के अंदर यहाँ पे चलती चलती इधर बड़ी पोजीशन डाल दे तो इधर से इनएफिशिएंसी आ जाएगी और मार्केट बुलिश जाना शुरू हो जाएगी। दे ऑलवेज डू वन थिंग कि एक फेक ब्रेकआउट कराते हैं ताकि वो डिस्काउंटेड एरिया से ऐड हो सकें और उनकी जितनी पोजीशन उनको रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे फुलफिल हो सकें। अगर इधर ही लगा देंगे तो उन्होंने बेशक करनी हो 100 मिलियन से बाइंग, और इधर वो डालें जनाब ऑर्डर अभी 200,000 का, और यहाँ से ही जनाब वो मार्केट ऊपर भाग जाए, उनको मौका ही ना मिले अपनी पूरी क्वांटिटी को फुलफिल करने का। यहाँ पे ये बात याद है ना आपको, समझ आ रही है मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? वरना मैंने आपको आलू खरीदने भेजना है मंडी में, ये याद रखना। सब लोग बता दो समझ आ गई है, 2 लोग बता रहे हैं, चलो आपको भेजता हूँ मंडी में। आप भाई साहब गए हो 1 लाख रुपया लेके आलू लेने मंडी के अंदर, आपने जनाब आलू बेचने हैं, आपने कमाना है मुनाफा। अब उधर क्या है कि उधर आप जाके खबर फैलाते हो कि भाई साहब बहुत ख़राब वबा आ रही है, मौसम ख़राब हो रहा है, ख़रीदने कोई नहीं आएगा। आप नहीं शो करते कि आप असल में आलू के ख़रीदार हो। आपने जनाब बड़ी मज़ेदार चिप्स बना के खानी है सारा साल, तो आपका मूड है कि चलो यार पूरा जो है ना मैं आलू की मंडी आज सारी बोरियां ख़रीद के ले जाऊँ हैं। तो वहाँ पर जाके आप कहते हो कि भाई साहब सैलाब आ रहा है या मौसम ख़राब है तो मंडी में कोई नहीं आ रहा, तुम जो है ना अपने आलू ख़राब कर बैठोगे इधर, तो फटाफट से जो है ना बेच दो। वो बंदा पहले जो ज़हन बना के आया था मैं 400 रुपये पर केजी बेचूंगा, उसने अब ज़हन बना लिया कि यार कोई 200 भी मुझे दे ना तो मैं अपनी जान छुड़ाऊँ। ठीक है, तो उस बंदे ने क्या किया, भेस बदला, वापस गया इसके पास, कहता है तुमने आलू लगाए हैं मुझे दोगे? अब ये कहता है ठीक है यार ले लो। इसने इसको वो दिखाई ना सजी दिखा के खबी मारने गया उसके पास, पहले सजी दिखा के आया था, खबी मारने गया उसको। उसने बेचारे ने रेट कम किया, 400 से 200 पे ले आया वो। इसने 100,000 से सारे इसने कहा मुझे दे दो। पहले जहां इसको 20,000 का प्रॉफिट होना था वहां अब इसको चांसेस हैं 40,000 का प्रॉफिट होने पे, क्योंकि इसको आधी कीमत पे मिल गया और इसको ज्यादा मिल गए हैं। हो सकता है इसको 1 लाख रुपए से अगर ये 400 रुपये पर केजी होते तो इसको कितने मिलने थे, अराउंड ये 60 केजी, लेकिन यहाँ पे इसको ज़्यादा मिल गए, डबल मिल गए उससे, क्योंकि वो 200 रुपये पर केजी हो गया। क्या ख्याल है भाई, समझ आ रही है? कोई आलू मतलब बेच के कैसा फील हो रहा है? अगर पहले कह देते कि समझ आ रही है तो ऐसा ना होता।
अच्छा ये 60 नहीं होंगे यार, ये मेरे ख्याल से 250 के करीब होंगे, बिकॉज 100,000 को अगर हम 400 पे डिवाइड करें ना, तो 100 तो सीधा सीधा आ जाता है, और 200 फिर हो गया, फिर बाकी का जो ऊपर वाला 200 है उसको हम अगर डिवाइड करें फिर उस पर 400 पे, तो ये बनता है 250 ठीक है, जो भी है। लेकिन मसलन आपको मिसाल दे के समझाने का मकसद ये है कि अगर वो इसी प्राइस पे ख़रीदता ना तो इसको कम मिलता, और मिसाल के तौर पे इसने 250 kg आलू ले लिया, अब आपने ले ली, मतलब 250 kg आप ख़रीद के आ गए हो 1 लाख रुपए के, आपको पर केजी प्रॉफिट कितना मिल रहा है? 10 रुपये। अब टोटल आपके प्रॉफिट करने के कितने चांसेस हैं? 250 को 10 से मल्टीप्लाई करें, कितना आता है? सीधा सीधा 250 मल्टीप्लाई बाय 10, 200, 2500, 2500, ये हो गया आपका 2500 रुपया प्रॉफिट बनता है। लेकिन अगर यही आपको मिले होते, मतलब 250 kg जो आपको आलू लिए हैं आपने 1 लाख रुपए के टोटल, वही आपको मिल जाने थे 200 रुपये kg अगर होते, तो आपको ये 500 kg मिलते। 1 लाख रुपए के आप 500 kg खरीद सकते थे, और उस पर जो आपको प्रॉफिट होता वो 5000 होता बाद में, यानी डबल प्रॉफिट। तो इसलिए स्मार्ट मनी क्या करती है, ऑलवेज डिस्काउंट एरिया से खरीदते हैं। जितना सस्ता खरीदेंगे उतना ज्यादा क्वांटिटी में खरीद सकेंगे उतने ही पैसों से। अगर 1 लाख रुपए का देखो ना, पहले 400 रुपए की कीमत पर हमें 250 किलोग्राम मिल रहा था, और 250 रुपए की कीमत पे वो कह रहा हूँ 250 नहीं यार, 200 रुपए की कीमत पे आपको वही जो है डबल क्वांटिटी मिल गई, यानी 500 kg मिल गया। और 500 kg पे भी अगर आप 10 रुपए ही प्रॉफिट लें, यानी मार्केट 10 रुपए की कीमत ही ऊपर जाए, तो आपको डबल प्रॉफिट होने के चांस है। तो ये फायदा है कि स्मार्ट मनी एक फेक ब्रेकआउट कराती है। बात आ गई होगी खाने में आपके। हाउ फेस बी हेल्प्स ट्रेडर्स टीच पेशेंस, नॉट एवरी साइडवेज मूव इन अ सिग्नल। हर साइडवेज जो मार्केट के अंदर मूव जो होता है ना, वो सिग्नल नहीं होता कि उसके ऊपर आपने जो है ना वो ट्रेड करनी है। जब भी आपको बड़ा वॉल्यूम दिखे, फेक ब्रेकआउट दिखे, उस पर आप ट्रेड करेंगे। सिखाऊंगा आपको ट्रेड एंट्री मॉडल भी। हेल्प ट्रेडर्स अवॉइड फेक ब्रेकआउट्स एंड इमोशनल एंट्रीज, यानी फेक ब्रेकआउट हुआ है किसी एक साइड पे, यानी मार्केट ऊपर जाके जनाब यहाँ पे रेंज कर रही थी, क्लाइमेक्स देके इधर रेंज कर रही थी, ये ऊपर को फेक ब्रेकआउट हुआ है, कैंडल बड़ी ऊपर को तोड़ के जा रही है, आपको लगा वाह क्या ब्रेकआउट है, ट्रेंड कंटिन्यूशन हो रही है, आप यहाँ से बाय एंटर होते हो, पता लगे ये फौरन से नीचे आ गई। इस तरह से ऐसे करती है ये, मैं आपको दिखाता हूँ इसकी, बल्कि ये पूरा कर लें फिर मैं दिखाता हूँ आपको इसकी एग्जाम्पल। अच्छा, ट्रेन योर आइज टू रिकॉग्नाइज इंटरनल स्ट्रेंथ या वीकनेस वाया वॉल्यूम एंड स्ट्रक्चर। आप अपनी आइज को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हैं। देखें ना, आज के सेशन में आपने ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि हम हर कैंडल को देख के उसके बाद आने वाली कैंडल को अपने लिए सूटेबल किस तरह से हो सकती है वो कंसिडर कर रहे थे। हर आने वाली कैंडल का एनालिसिस कर रहे थे कि इसके बाद वाली ऐसी बनी तो ये करेंगे, इसके बाद वाली ऐसी बनी तो ये करेंगे, राइट। इसी तरह से वॉल्यूम एनालिसिस, आप जैसे इंटरनल रेंज के अंदर भी यहाँ पे जैसे ये रेंज हो रही है आप करते रहते हैं, प्राइस इधर गई, इधर आपने एनालिसिस किया, इधर गई आपने इधर एनालिसिस मारा, आप अपने एनालिसिस करके इसको जो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं साथ साथ, कहाँ से कौन सा सिग्नल बन रहा है और आपको कहाँ से क्या एंट्री लेनी चाहिए। जब आप रेंज के अंदर ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, देन आप वेट कर रहे होते हैं कि एक साइड पे फेक ब्रेकआउट आए। प्रिपेयर आपको तैयार करता है ये जो फेज बी है, एक स्प्रिंग या एक अपथ्रस्ट, यानी स्प्रिंग नीचे की साइड पे जो होता है, प्राइस नीचे रेंज कर रही है एक डाउन ट्रेंड के बाद, तो यहाँ पे जो स्प्रिंग आना है उसके लिए आपको प्रिपेयर करता है। और अगर आप ट्रेंड है तो उसके बाद बाइंग क्लाइमेक्स लगने के बाद ये जो रेंज है इसमें आपको अपथ्रस्ट के लिए प्रिपेयर करता है, यहाँ पे आप इसमें डाउन की एंट्री ले पाएँ। And this is the phase where average trader lose money in confusion, but a Wyckoff trader prepares for precision. एवरेज बंदा कोई भी है ना, कोई कहता है जी मैं SMC ट्रेडर हूँ जनाब, मैं वाइकऑफ ट्रेडर तो नहीं हूँ, मैंने क्या करना है, वाइकऑफ में तो पागलों का मेथड है, मैं तो प्राइस एक्शन को ट्रेड करता हूँ। अब बंदा जो बेचारा प्राइस एक्शन वाला था उसका यहाँ पे क्या बना होगा, उस बंदे का इस कैंडल पे क्या बना होगा, उसने तो यहाँ पे मतलब केला सेब आड़ू सब कुछ खाया होगा ना। इस कैंडल को देख के, मतलब ये वाली कैंडल है, फिर ये वाली एनगल्फिंग कैंडल है, प्राइस एक्शन वालों का क्या इधर हुआ होगा, ये भी सेल की एनगल्फिंग कैंडल बनी हुई है, लेकिन वॉल्यूम हमें क्लीन क्लीन नीचे बता रहा है कि ना भाई ना, इधर सेल नहीं। ये भी कह रहा है इधर सेल नहीं काका, ना रुको।
फिर मैंने आपको पीएम में जो दे दिया है, एक बला चीज़ का नाम है पीएम में। इस कैंडल को देखो, इसके नीचे वॉल्यूम को देखो, क्या आप इस पे सेल करते? एक एवरेज ट्रेडर इधर फंस जाता है सेल करके, वाह क्या कैंडल बनी है, सेल लाने लगी है मार्केट। लेकिन ये वॉल्यूम कह रहा है चीख चीख के, ना भाई ना, कोई सेल वेल नहीं है। ये कैंडल जो बनी हुई है, ये अगर एक इस तरह से सारी ग्रीन कैंडल्स के बाद यहाँ पे बन जाती तो फिर इस पे सेल होती। लेकिन ये पुल बैक के बाद बनी है, ये मनूवरिंग कैंडल है, ये इंड्यूसमेंट वाली कैंडल है। ये बच्चों को बस कह रही थी सेल करो, मैं ऊपर जाऊं तुम्हारी लिक्विडिटी खा के, वही कर दिया उसने। डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे थे, तो इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं समझने वाली, जिसको हम यहाँ पे समझते हैं, ट्राई मारते हैं समझने की। जब प्राइस को लिक्विडिटी की ज़रूरत होती है या प्राइस एग्जॉस्ट हो जाती है, तब क्या करती है? मान लें कि ये एक बाइंग क्लाइमेक्स यहाँ पे लग गया, ये बड़ा वॉल्यूम एक इधर लग गया, ठीक है, बाइंग क्लाइमेक्स आ गया, प्राइस नीचे आती हैं सेकेंडरी टेस्ट वगैरह के लिए, मतलब पहले ये रिएक्शन आता है, फिर ये सेकेंडरी टेस्ट। अब रिएक्शन में आकर नीचे देखें, नीचे क्या है, वॉल्यूम छोटा लगा। हमेशा याद रखें, मैंने आपको बताया कि स्प्रिंग पे जो कैंडल है या जो लो पे सपोर्ट के करीब कैंडल है, उसमें वॉल्यूम क्या होना चाहिए, बड़ा। यहाँ पे वॉल्यूम छोटा था, अगली कैंडल में बड़ा वॉल्यूम आया, हालांकि ये वॉल्यूम इंक्रीजिंग होने चाहिए थे, जैसे यहाँ थे, जैसे यहाँ पे थे, ठीक है। ट्रू एक जो ट्रेंड होता है उसमें वॉल्यूम हमेशा इंक्रीजिंग होते हैं, जैसे यहाँ पे ये इंक्रीजिंग आ रहे हैं रिलेटिवली। टॉप पे गई है प्राइस, पहली कैंडल में ऑब्जर्व करें बड़ा वॉल्यूम लगा है, फिर यहाँ पे प्राइसेस मतलब लो पे आई हैं तो फिर छोटा वॉल्यूम है, फिर इधर अगली बड़ी कैंडल ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस के करीब जाके ग्रीन कैंडल में भी बड़ा वॉल्यूम लगा है, ऊपर टॉप पे जाके। अगेन एक काबिल और बात, यहाँ पे लो पे आती है मार्केट, और इस जगह पे आप अगर नोट करें तो यहाँ पे एक छोटा वॉल्यूम है, बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे नहीं आया। जो एक क्लाइमेटिक कैंडल का रूल है कि इसमें बड़ा वॉल्यूम होना चाहिए, वो यहाँ पे नहीं आया। अगेन टॉप पे जाके देखें, प्राइसेस में बड़े वॉल्यूम्स लग रहे हैं, सबसे बड़ा वॉल्यूम अगेन। अब ये आपके पास सारे जेनेरिक टेस्ट हैं, लाइक इसको आप एक अप थ्रस्ट कह सकते हैं कि यार ये एक अप थ्रस्ट टाइप मूव है, लेकिन नो नीड टू से दिस एन अप थ्रस्ट। आप इस रिजेक्शन कैंडल और इस एक नेक्स्ट साइन ऑफ वीकनेस पे यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। ये एक रिजेक्शन बनी, ये नेक्स्ट कैंडल ने सब्सिक्वेंट शिफ्ट एनालिसिस ने कंफर्म किया कि यस बायर्स आर स्ट्रॉन्ग। अब देखें इधर एक चीज़ है, अंदरूनी जो बात एक सीक्रेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी ये आपने देख लिया कि रेंज के अंदर हमेशा अगर सेल जानी है मार्केट तो ऊपर की साइड पे बड़े वॉल्यूम लगते हैं, नीचे बायर में बड़े वॉल्यूम नहीं लगते। अब एक और बात ये है कि जो समझ लें कि सीक्रेट गुर होते हैं ना, वो बताने लगा हूँ। एक टॉप पे जाके बड़ा वॉल्यूम लगा, आपको कैसे पता चलना था कि प्राइस नीचे आएगी? इसके लिए आपने इस कैंडल के लो और इसके हाई पे लाइन लगा देनी है। अगर तो प्राइस इसका हाई तोड़ दे और हाई तोड़ के नीचे आ जाए, बेशक हाई तोड़ के नीचे आ जाए, और जो कैंडल हाई तोड़ के नीचे है उसमें वॉल्यूम हो छोटा, आप इधर से सेल ना करो, बेशक वो कैंडल रेड क्लोज हो जाए, आप सेल ना करो। अगर वो कैंडल इसका हाई स्वीप किए बगैर अगली कैंडल जिसमें हाई वॉल्यूम लगा है उसके बाद वाली कैंडल पिछली हाई वॉल्यूम कैंडल का अपर एक्सट्रीम स्वीप के बगैर उसके लोअर एक्सट्रीम यानी लोअर विक के नीचे आके क्लोजिंग दे दे या उसको तोड़ दे, तो इसका मतलब है कि सेलर ने कंट्रोल ले लिया है, सेलर्स आर नाउ स्ट्रॉन्ग। ये कैंडल नेक्स्ट इसको तोड़ के नीचे क्लोज हो चुकी थी। दिस इज सोलली वाई आई सेड फॉर एक्सिक्यूटिंग सेल पोजिशन फ्रॉम हेयर। इसके ऊपर स्टॉप लॉस देखें और फिर उसका रिजल्ट आपने बखूबी देखा। ये एग्जांपल है जी एक्यूमुलेशन की, यहाँ पे प्रिलिमिनरी स्टॉप शो कराया गया है, फिर एक फेज़ ए और फिर सेकंड सेलिंग क्लाइमैक्स ऑटोमेटिक रैली, फिर सेकेंडरी टेस्ट साइडवेज या कॉज। इसमें अब काबिल और बात है कि यहाँ पे देखें पिछले कुछ हाइज के ऊपर जाके मार्केट ने एक छोटा सा ब्रेकआउट मारा हुआ है, इसी को हम कहते हैं माइनर साइन ऑफ स्ट्रेंथ। और यहाँ पे जो नीचे छोटी सी आई हुई है इसको कहते हैं माइनर साइन ऑफ वीकनेस, ठीक है। अभी तक फेज़ बी है तो ये फेज़ बी की इतनी हमने यहाँ पे
ड्रॉ कर दी कि यार ये फेज़ ए पीछे ये वाला था और नेक्स्ट ये फेज़ बी है हमारे पास इतना, सही है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन एग्जांपल है फेज़ बी की, किस तरह से रेंज के अंदर, बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन एग्जांपल ये भी हमने देखी है वहाँ पे लाइव भी, और ये उसी का यहाँ पे डायग्राम भी एक बनी हुई है। तो यहाँ पे हमारे पास फेज़ सी या फाइनल टेस्ट जो होता है, एक आप थ्रस्टर को फेक ब्रेकआउट या बुल ट्रैप या बियर ट्रैप या लिक्विडिटी स्वीप, कुछ भी इस तरह का नाम देते हैं, इसमें वो वाला इवेंट होता है। और ये सबसे मज़े का और सबसे खूबसूरत जो है ना, वो मतलब एक फेज़ है जिसमें सबसे अच्छे रिस्क टू रिवार्ड वाली एंट्री भी मिलती है। फेज सी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ द वाइकॉफ मेथड। इट इंक्लूड्स फिफ्थ लॉजिकल इवेंट जो हमने फेक ब्रेकआउट पढ़ा था, मेकिंग इट द फाइनल मैनिपुलेशन बाय स्मार्ट मनी। इसके बाद मैनिपुलेशन नहीं होती मार्केट, इसके बाद ट्रेंड पकड़ लेती है बिफोर अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बिगिंस। यानी जब भी फेक ब्रेकआउट होगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक अच्छा ट्रेंड इनिशिएट होता है। हाउ टू आइडेंटिफाई फेज सी इन रियल मार्केट। किस तरह से पहचानना है फेज सी को रियल टाइम मार्केट के अंदर। ये एक मेन सवाल है। अच्छा जी, इसको पढ़ते हैं। इफ अ ट्रेडर सस्पेक्ट्स दे आर विटनेसिंग फेज सी, मतलब किसी को लगता है कि मार्केट में फेज सी चल रहा है, सो दे मस्ट केयरफुली ऑब्जर्व प्राइस एक्शन। आपको गौर से प्राइस एक्शन को देखना है, स्पेशली हाउ कैंडल बिहेव नियर सपोर्ट और रेजिस्टेंस अलोंग विद वॉल्यूम वेव। आपको गौर करनी है एक चीज पे कि भाई साहब वो ये है, प्राइस ने यहाँ पे आके सेलिंग क्लाइमेक्स दिया, ये रेंज बना दी, ये सपोर्ट की लाइन है। एक एक कैंडल जो इस लो को तोड़ती है उसको किस तरह से क्लोजिंग देनी चाहिए। यहाँ से एक रेड कैंडल मान लो स्टार्ट हुई, नीचे जाए, विक मार के फौरन तेजी के साथ नीचे से तेजी से ये वापस आए, एक तो दूसरा यहाँ पे वॉल्यूम बड़ा तगड़ा लग जाए। दीज टू थिंग्स यू मस्ट हैव टू ऑब्जर्व केयरफुली इन ईच सिचुएशन। जो भी कैंडल सपोर्ट को तोड़ रही है वो जितनी तेजी से तोड़ेगी उतनी एक्यूरेसी हाई होगी। आई बात समझ में। Aggressiveness of the fake breakout will let you know आप कितनी ज़्यादा हाई एक्यूरेसी ट्रेड में इन हो रहे हैं। अगर तो रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव होगा, जितना ज़्यादा हाई एग्रेसिव होगा प्राइस, जितना तेज़ी से फेक ब्रेकआउट करके वापस मुड़ेंगी उतनी ही आपकी ट्रेड की एक्यूरेसी हाई हो जाएगी। जितना प्राइसेस स्लोली ऊपर जाएंगी उतनी आपकी ट्रेड एक्यूरेसी डिक्रीज हो जाएगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इस कैंडल में हाई वॉल्यूम आया, ये रेडी क्लोज हो गई, इधर सपोर्ट्स के ऊपर जाएगा तो अब ये बाय हो जाएगी। नो, यू स्टिल नीड अ ग्रीन कैंडल हेयर। अगर यही कैंडल ग्रीन क्लोजिंग दे दे आपको इस तरह से, देन ओके यू कैन एग्जीक्यूट बायस फ्रॉम हेयर। अगर ये रेड क्लोज हुई है तो यू स्टिल आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल। होप यू गेट इट। सिमुलेशन के अंदर एक स्प्रिंग आता है फेक ब्रेकआउट सपोर्ट के नीचे जो होता है, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं।
अब यहाँ पे रिमेनिंग सप्लाई अब्जॉर्ब होती है मैनिपुलेशन करके, वो अपने ऑर्डर शॉर्डर पूरे करती है। स्मार्ट मनी प्राइस क्विकली रिक्लेम द ब्रोकन सपोर्ट, जो भी मैं बात कर रहा था कि प्राइस जितने तेजी से वापस आएगी वही बात है। ट्रैप कैंडल अपीयर विद लॉन्ग लोअर विक्स आर एंगल्फिंग पैटर्न्स। अब ट्रैप कैंडल्स आती हैं, यानी कि यहाँ पे सपोर्ट बनी हुई है ना, डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे आके प्राइस ने सेलिंग क्लाइमेक्स दिया, रिएक्शन ये रेंज वेंज करके यहाँ पे ये सपोर्ट है। इधर बड़ी रेड कैंडल भी बन सकती है, यानी एनगल्फिंग कैंडल, इस तरह की रेड कैंडल भी बन सकती है। इसके नीचे छोटी सी विक आएगी, ये क्लाइमेटिक एक्शन बाहर होगी, तो कैब नहीं कहते वो वाली। इसके बाद अगली कैंडल क्या करेगी, और करना इसको यही चाहिए, तब ये फेक ब्रेकआउट कंफर्म होगा, वापस ऊपर लेवल के अंदर जाके क्लोजिंग दे देगी। इस कैंडल में वॉल्यूम लो होना चाहिए, इस रेड का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, अल्ट्रा हाई। ये एक हाई प्रोबेबिलिटी बाय ट्रेड सेटअप होगा। A successful test follows the spring with low volume and no follow through। अब स्प्रिंग जो होता है ना, आज भी मैं आपको दिखाता हूँ एक स्प्रिंग और उसका टेस्ट। डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि एक डाउन ट्रेंड चला पड़ा, यहाँ पे आके सेलिंग क्लाइमेक्स लगा, रिएक्शन आया, सेकेंडरी टेस्ट, जेनेरिक टेस्ट वगैरह। इधर होता है एक फेक ब्रेकआउट, उसकी होती है कंफर्मेशन, कुछ इस तरह से प्राइस थोड़ा सा फॉलो थ्रू करती हैं। यहाँ पे सारी बात है, थोड़ी सी रिजेक्शन है तो एक फुल बैक्स आता है इस तरह से। यहाँ पे आके टेस्ट होता है, प्राइस फौरन से वापस मुड़ जाती हैं ऊपर की तरफ। इसे स्प्रिंग वाले लो को किसी भी सूरत नहीं तोड़ना। अगर ये टूट गया तो ये सेटअप की एक्यूरेसी बिल्कुल कबाड़ा हो जाएगी। प्राइसेस टेस्ट करती हैं जस्ट इस लेवल को। अब ये कितना टेस्ट कर सकती हैं, डीप या हाई। इन विक्स के अंदर इन 80% केसेस ये जो नीचे विक्स होती है ना, फेक ब्रेकआउट वाली कैंडल्स के नीचे विक्स वाला एरिया होता है, इनकी बॉडी जहां से स्टार्ट हो रही है वो, या नीचे विक्स वाला जो एरिया है उसको टेस्ट करते हैं और यहाँ से बूम करके ऊपर। इसकी कोई एग्जांपल देखते हैं। आज एक ट्रेड मैंने ली थी, वो पता नहीं कौन सा टाइम फ्रेम, हाँ लेट मी शो यू। जस्ट वॉच इट। एक बड़ा वॉल्यूम लगा, प्राइस ने उसकी कंफर्मेशन यहाँ पे की। हम बाय द वे ऑलरेडी इधर से एंटर थे 1 मिनट वगैरह में सिग्नल देख के। अब मैं आपको 1 मिनट दिखा देता हूँ। 1 मिनट ये इधर ही, बल्कि ज़्यादा इजी होगा आपको भी समझना और मुझे समझाना। देखें, क्लाइमेटिक वॉल्यूम कंफर्मेशन होती है। मैंने ये कहा था उस वक्त जब प्राइसेस में ये कैंडल बनी थी ना, कि इधर आए तो इधर से बाय कर लेना। बाय द वे आई माई सेल्फ फॉरगॉट टू ट्रेड, और प्राइसेस इधर टेस्ट दे के चली गई ऊपर, दोबारा नीचे आई तो यहाँ से हमने बाय किया। अच्छा, बाय किया, मार्केट ऊपर चली गई, अगेन ये टेस्ट होता है इधर आके, अगेन क्या टेस्ट होता है। अब इस लेवल को होल्ड रखा है इन्होंने, इसको नहीं तोड़ा। ये एक टेस्ट मिल रहा है अगेन आपको एक री एंट्री करने के लिए। अब इस टेस्ट के साथ मल्टीपल चीजें अलाइन हो रही होती हैं। मैं आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम करके दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे एक बना हुआ है इनवर्टेड हैमर। अगली कैंडल स्टार्ट होते ही नीचे आई है, यहां से पिछले इसके लो का टेस्ट हो रहा है, उठाओ बाय इधर से, स्टिल बूम करके ऊपर। समझ में आ रही है कुछ, आ रही है कि नहीं आ रही? किस तरह से एक फेक ब्रेकआउट के टेस्ट के ऊपर ट्रेड होती है। ये फेक ब्रेकआउट ही था ना ये वाला। ये मैं अपने पास से कोई कंसेप्ट छोड़ रहा हूँ इधर ला के, कि जो आपको पढ़ाया नहीं हुआ, मतलब कोई कहानी करा रहा हूँ आपको कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे है, तो कहानी तो नहीं करा रहा। होता है ना, बंदा पढ़ाए कुछ और एंड पे कहे यार ये ट्रेडिंग आपको समझ नहीं आनी, बंदा अगला बच्चे सवाल करते हैं। मेंटोर साहब कह रहे होते हैं भाई 5 साल लगेंगे तुम्हें, 5 साल 6 साल का अरसा लगता है ट्रेडिंग में कामयाब होने में, ट्रेडिंग कोई आसान चीज़ नहीं है। पहले उनको अगरबत्तियां दिखाते हैं, जी वाह वाह क्या खुशबू है आ जाओ, बाद में उनको कहते हैं 5 साल लगेंगे तुम्हें प्रॉफिटेबल होने में। मैं कहता हूँ जितनी जल्दी आपने अपना माइंड सेट बना लिया ना कि आपने प्रॉफिटेबल होना, उतनी जल्दी हो सकते हैं। तो बड़ी बात नहीं है ट्रेडिंग में पैसा बनाना।
You just need a disciplined mindset. Only thing, one and only thing you need after the clear strategy, clear knowledge, the disciplined mindset. इम्पोर्टेंट नोट है भाई, नोट कर लो। ये मैंने ना मेरे ख्याल से मैंने ये इसमें मिस हो गया था, दोबारा ऐड की थी ये चीज़ सारे को। जब मैंने रीचेक किया था ना इस पीडीएफ को, तो फिर ये चीज़ मैंने ना री ऐड करवाई जिसमें कि यार ये जो है काम ना लाजमी बताया होना जाना चाहिए सारे स्टूडेंट्स को कि भाई प्राइस अगर सपोर्ट को लो वॉल्यूम के साथ तोड़ती है तो इट्स लाइकली अ माइनर साइन ऑफ वीकनेस, नॉट अ रियल स्प्रिंग। बेशक वो सपोर्ट को तोड़ के, मतलब ये सपोर्ट है, इसको तोड़ के प्राइस इस तरह से नीचे वीक मार के वापस बेशक ऊपर भी चली जाती है ना, यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल्स भी नज़र आना शुरू हो जाती हैं, मतलब मार्केट ऊपर जा रही है, तो इट डजंट मीन कि ये स्प्रिंग था। स्प्रिंग में ऑलरेडी ऑलवेज जो है ना हाई वॉल्यूम होना चाहिए। हाई वॉल्यूम नहीं है तो वो स्प्रिंग रियल नहीं है और उसकी छुट्टी है। फिर इन डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है अप थ्रस्ट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म्स, यानी वो जो बुल ट्रैप होता है ऊपर की साइड की लिक्विडिटी स्वीप होती है, फॉल्स ब्रेकआउट, वही सारी चीज़ें यार वाइस वर्सा हो जाएंगी सिर्फ। आई थिंक यू गाइस आर ऑलरेडी फेमिलियर विद इट, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन ईच सिनेरियो ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। मुझे ये बताएं कि डिस्ट्रीब्यूशन का इन फेज़ बी के फेज़ सी जो है, जो फेक ब्रेकआउट होता है डिस्ट्रीब्यूशन में, बुल ट्रैप जो होता है, उसके कंडीशंस आपको पता है? क्लियर लिख दें या यस लिख दें, आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। वही जो हमने डाउन ट्रेंड में पढ़ा है वही सेम यहाँ पे वाइस वर्सा, मतलब उल्ट हो जाएंगी सारी चीज़ें। अगर नहीं है तो नो लिख दें, मैं बता दूंगा, ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि चीज़ें एक दूसरे के साथ मैच कर रही हैं सारी, तो इस वजह से ये भाई साहब आप लोगों के यहाँ पे मैसेज एज अ रिकॉर्ड में रख लेता हूँ, ताकि किसी के बाद में ये ना फील हो कि बंदा अपनी जान छुड़ा रहा था। ठीक है, ये सारे मैसेजेस आपके जो है भाई साहब यहाँ पे एज अ रिकॉर्ड होने चाहिए। ओके सो नेक्स्ट हमारा, अच्छा ये वाह एग्जांपल भी लगी पड़ी है, खूबसूरत ब्यूटीफुल। भाई साहब देखो आपके लिए एग्जांपल भी लगा रखे यार, लिखा भी हुआ है कि गोल्ड का 15 मिनट का चार्ट है भाई, ये एक्यूमुलेशन की एग्जांपल लगी पड़ी है जी। देखें देखें और देखते जाएं, खुश होते जाएं, वाह क्या बात है, विद रियल वॉल्यूम्स बिलो। प्रीलिमिनरी स्टॉप लगा है, इसमें क्या है, बड़ा वॉल्यूम लगा है नीचे, लेकिन आपको पता है कि ये क्लीन सिग्नल नहीं है बाय का, क्योंकि पास ही तो ऊपर सप्लाईज पड़ी हैं। पीछे क्लीन रेंज जहां पे छोड़ के आया भाई, यहाँ से रेड कैंडल्स बनाए, देखें इधर ये सप्लाई पड़ी थी ना, ये वाली दरमियान में जो कैंडल है, मैं इसको अगर थोड़ा जूम करूं तो ये यहाँ पे ये सप्लाई पड़ी थी पीछे। मैंने आपको क्या कहा है, कहीं पे क्लाइमेक्स लगे, कहीं पे आके बड़ा वॉल्यूम लगे, तो उसके पीछे कम से कम 3-4 कैंडल्स रेड होनी चाहिए लगातार, या एटलीस्ट इतनी लंबी रेंज तो हो ना क्लियरली, जहाँ पे आप एक ट्रेड करो कुछ 100 पिप का आपको पता तो हो ना कि यार यहाँ पे 100 पिप्स की रेंज है, अगर इसमें आप ट्रेड करेंगे तो मैं आपको 70-80 पिप्स निकाल सकता हूँ। इतना को सोच के करेंगे तो ही आपको 60-50 निकालेंगे। अगर सोच ही आपने 50 की रखी तो 20 पे ही जाके आपकी सिटी पिटी गुम हो जानी है। तो पुराने वक्तों में ना एक वो गाँव की औरतें, वो एक प्रेशर कुकर होता है, उसमें कुछ चीज़ें वो बनाते हैं, कोई चीज़ मतलब सख्त हो ना, उन्होंने वो उसमें बनानी होती है, तो वो जनाब उसके ऊपर ना एक सीटी रखी होती है, वो शुर्र शुर्र की आवाज़ें देती है। तो इधर बंदों की जो है ना वो सीटी पीटी गुम हो जाती है, उड़ जाती है, उनकी ऊपर से सीटी उड़ जाती है, दूर जाके बज के गिर जाती है, अगर यहाँ पे ट्रेड कर ली जाए तो। जहाँ पे 50 पिप्स का वैसे टारगेट नज़र आ रहा है और बाद में पता लगे 20 पिप मिले हैं और बंदे की पूरी साइकोलॉजी की वाट लग जाए। खैर गौर करें, समझें। प्रिलिमिनरी स्टॉप है, फिर सेलिंग क्लाइमैक्स बिकॉज ऑफ यहाँ पे बड़ा अल्ट्रा हाई वॉल्यूम था डाउन ट्रेंड के अंदर, लास्ट कैंडल थी ऑटोमेटिक रैली, रिएक्शन इवेंट जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी टेस्ट। अभी इसको हम देखते हैं, सेकेंडरी टेस्ट बाज़ हाई वॉल्यूम के साथ भी हो सकते हैं। हमने ये पढ़ा था कि क्लाइमैक्स के अंदर अगर छोटा वॉल्यूम हो तो सेकेंडरी टेस्ट के अंदर रिजेक्शन लगती है, लेकिन समटाइम्स यस इट कैन आल्सो हैपन कि सेकेंडरी टेस्ट में भी बड़ा वॉल्यूम लग जाए। ओके ये हमारे लिए सूटेबल है ना, कि दो दफा नीचे से बड़ा वॉल्यूम लग गया है, इधर से इतना बड़ा वॉल्यूम लगा है तो ये इतना लंबा चौड़ा ट्रेंड जो है वो क्लियर हो पाया ना इस पर। अच्छा खैर आगे देखें, सेकेंडरी टेस्ट के बाद ये सारे जेनेरिक टेस्ट होते हैं, यानी कॉज यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बाद प्राइस अच्छी खासी कॉज बिल्ड करने के बाद ये देखें तो एक स्प्रिंग मारती है, ये बड़ा वॉल्यूम नीचे दे रखा है,
अब फेक ब्रेकआउट इसको कहते हैं। फेक ब्रेकआउट के बाद में उसका टेस्ट भी होता है, टेस्ट के ऊपर भी आपको एक ट्रेड सेटअप मिलता है। इसके ऊपर आप गौर करें, बड़ा वॉल्यूम है, फिर लो वॉल्यूम से नेक्स्ट कैंडल बुलिश क्लोज है, फिर से एक बाय सेटअप यहाँ पे मिल रहा है। मतलब खूबसूरत है ना, पीछे पूरा कंटेक्स्ट आपको लाइन हो रहा है। वाइक ऑफ मेथड जो आपको एक लॉजिक देता है ट्रेड का। अब आप पीछे से देख रहे होंगे कि यार ये क्लाइमेक्स लगा हुआ है, इस कैंडी टेस्ट था, अच्छा यहाँ पे बड़ा वॉल्यूम लगा हुआ है, अच्छा उसके बाद क्या हुआ है जी, ये कॉज हुई है, उसको स्वीप किया है इसने, अच्छा उसका टेस्ट हो रहा है, यहाँ पे सिग्नल भी बना है, वाह वाह क्या बात है, ये मॉर्निंग स्टार सा भी पैटर्न है। और वैसे भी अगर आप देखें बड़ा वॉल्यूम पर नेक्स्ट लो वॉल्यूम से कंफर्मेशन कैंडल, तो यहाँ से आपका बड़ा प्यारा सिग्नल है। और ये सिग्नल जब बना है तो फिर देख लो इसके बाद कैसी आपको ट्रेड मिली। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है, आप अपना टीपी अगली बाय साइड लिक्विडिटी रखें, मजे ही मजे हैं। यहाँ पे जनाबे वाला आप देखें तो ये आपको, अच्छा वॉल्यूम भी हाईलाइट किए गए हैं कैंडल्स के कि कौन सा वॉल्यूम किस कैंडल में है। देखो ऐसा मतलब किसने पढ़ाना है यार आपको, रियल टाइम एग्जांपल यहाँ पे निकाल के रखी है, वाह। अच्छा जी, प्रिलिमिनरी स्टॉप लगता है, जैसे यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी है, प्राइस ने थोड़ा सा डाउन साइड पे आने की कोशिश की है, बट देखें यहाँ पे छोटा वॉल्यूम था, मतलब कोई सिग्नल नहीं था सच के प्राइस रिवर्स होंगी। यहाँ पे आके देखें तो बाइंग क्लाइमेक्स लगे और बड़ा वॉल्यूम आया कैंडल में। अब मजे की बात यह है कि इधर बाइंग क्लाइमेक्स के बाद जो रिएक्शन इवेंट आया ना, उसमें देखें वॉल्यूम डिक्रीजिंग थे, वॉल्यूम इंक्रीजिंग नहीं थे। यू नो कि अगर इंक्रीजिंग वॉल्यूम हो तो लंबा रिएक्शन आता है और उसके बाद थोड़ा सा टेस्ट होता है, बस प्राइसेस नीचे गिर जाती हैं। लेकिन यहाँ पे डिक्रीजिंग वॉल्यूम थे, इस वजह से यहीं पे सेकेंडरी टेस्ट भी हो गया। और सेकेंडरी टेस्ट के अंदर अगर आप नोट करें तो यहाँ पे ऊपर की साइड पे विक्स लग रही हैं, शूटिंग स्टार टाइप कैंडल्स बन रही हैं। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करूँ तो ये अभी ज़रा नोट करें, नीचे वो वॉल्यूम भी शो कराने हैं साथ में। ये सारी कॉज वगैरह यहाँ पे बिल्ड होती है इतनी सारी, उसको स्वीप किया जाता है बाद में। एंड कैंडल नोट करें, जिस कैंडल ने स्वीप किया उसमें वॉल्यूम बड़ा लगा हुआ है। अगली कैंडल कंफर्मेशन क्लोज होती है, रेड कैंडल। मैं हमेशा आपको कहता हूँ एक रिजेक्शन कैंडल बन गया विक वाली तो उस पर ट्रेड नहीं करनी, अगली कैंडल एक आपने वेट करना है लो वॉल्यूम से, उसके अंदर ही रेड या ग्रीन क्लोज हो, राइट ऐसा ही है। यहाँ पे आपके सामने एक सिग्नल बना, क्या खूबसूरत ट्रेड सेटअप है। फिर इधर नोट करें प्राइसेस नीचे आ रही हैं, वॉल्यूम भी ऊपर जा रहे हैं, ये क्लीन निशानी होती है स्मार्ट मनी की डायरेक्शन की। फिर प्राइस ऊपर गई है, यहाँ पे लोग क्या समझ रहे होंगे, अरे 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 प्राइस एक्शन वालों का ये बन गया हेड एंड शोल्डर इनवर्स वाला, मार्केट ऊपर जाएगी, बहुत ऊपर जाना है इसने। लेकिन वाइक ऑफ ट्रेडर क्या देख रहा है, डिक्रीजिंग वॉल्यूम, उसको नजर आ रहा है कि ये पुल बैक है, वो यहाँ पे जाके सेल ढूंढेगा, क्योंकि उसको ये पता है पहले यहाँ से एक स्वीप हुआ था और ये आपका एक चेंज ऑफ कैरेक्टर वगैरह भी यहाँ पे होगा, क्योंकि ये एक पैटर्न हेड एंड शोल्डर ओवरऑल बना हुआ है। वो इसको छोड़ के इस पूरे को देखेगा और इन वॉल्यूम्स के ऊपर अपना ध्यान देगा, फंसेगा नहीं इधर के, वाह क्या एक इनवर्स पैटर्न बना है, वाह वी शेप आ गया, वाह जी वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह, मॉर्निंग स्टार भी आ गया। तो इन चीज़ों पे वो बंदा फंसता नहीं है, क्योंकि लॉजिक मिल रहा है ना आपको पूरा वाइक ऑफ पे। और फिर देखें क्या इसके बाद मतलब मज़ेदार चेस वाला ट्रेंड बना हुआ है। समझ आ गई होगी उम्मीद है आपको। फेज सी एक बड़ा मतलब मज़ेदार फेज है और चेस वाला। फेज डी क्या होता है, आपने ना सिर्फ एक यस लिख के मैसेज करना है कि आपको समझ आ गई है फेज सी की, बोथ इन एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल। एक यस लिखना है आपने फटाफट से, जो है ना जल्द से जल्द लिख दें सब लोग, अगर समझ आ गई है तो। यस सर, यस 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 यस, ओके ठीक है, समझ आ गया, डन। फेज डी में वाइक ऑफ मेथड के आखिरी दो लॉजिकल इवेंट्स होते हैं, जिनमें एक ब्रेकआउट है, दूसरा कंफर्मेशन है, ठीक है। दिस फेज इंक्लूड आखिरी दो इवेंट ऑफ वाइक ऑफ मेथड, पहला ब्रेकआउट, दूसरा कंफर्मेशन। इसमें क्या होता है, दो इवेंट्स वैलिडेट करते हैं कि फेज सी में जो फेक ब्रेकआउट हुआ था, जो लिक्विडिटी स्वीप जिसको आप कह लें, या जो बियर ट्रैप था, वो कामयाब है एंड ट्रेंड नाउ इज एक्टिव। यानी कि डाउन ट्रेंड में अगर सेलिंग क्लाइमेक्स लगा, रिएक्शन आया, रेंज हुई, फेक ब्रेकआउट यानी स्प्रिंग हुआ, ये रियल ब्रेकआउट हो गया,
रियल ब्रेकआउट के क्या सिनेरियोज हैं, यानी एक कैंडल ऊपर ब्रेकआउट करके हाई वॉल्यूम के साथ क्लोज होनी चाहिए, नेक्स्ट कैंडल को नीचे नहीं जानी चाहिए, जिसने ब्रेकआउट किया उस कैंडल में वॉल्यूम बड़ा होना चाहिए और फॉलो थ्रू होना चाहिए, यानी नेक्स्ट कैंडल सब्सिक्वेंट शिफ्ट एनालिसिस के अकॉर्डिंग ऊपर जानी चाहिए, डोजी वगैरह क्लोज नहीं हो, डोजी क्लोज हुई तो वो ब्रेकआउट की वैलिडिटी वीक कंसिडर की जाएगी। ये सारी चीज़ें आपको बताई भी है ना। तो ये फेक ब्रेकआउट के बाद एक रियल ब्रेकआउट जो मूव होता है, अगर ये रियल ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए प्राइसेस वापस आती हैं इसी एरिया के अंदर, ये जहाँ पे रेंज हुई होती है इधर इसको टेस्ट करती हैं, जो पहले रेजिस्टेंस थी अब वो सपोर्ट बन चुकी होगी, तो इस एरिया को यानी जिसको हम आरबीएस का नाम देते हैं, यहाँ से प्राइसेस वापस ऊपर की तरफ जाएंगी। एंड जब प्राइसेस वापस ऊपर की तरफ जाके पिछला वो अपना हाई तोड़ दें तो ये एक ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा, जिसमें ये वाला एक लो, ये वाला एक हाई, ये वाला हायर लो, यानी जैसे ही हायर लो एंड हायर हाई बनना स्टार्ट हो तो ट्रेंड क्या होता है, कंफर्म हो जाता है कि नाउ ट्रेंड इज सक्सेसफुली शिफ्टेड। तो दिस विल वैलिडेट दिस फेक ब्रेकआउट हेयर कि स्मार्ट मनी ने वाकई यहाँ पे अपनी पोजीशन वगैरह डाली थी। आपको यहाँ पे ट्रेंड डिफाइन करने नहीं बैठाया हुआ मैंने ना, आपका ये मकसद है। आपका मकसद है यहाँ से इस जगह से एंट्री पकड़ना, फिर यहाँ पे आके दोबारा से एंट्री पकड़ना, एंड इफ पॉसिबल तो यहाँ से सेल भी पकड़ लेना। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाके आता है, ये सही है, ये वाला भी सही है। एंड मैंने आपको एक री एंट्री आफ्टर मिस्ड ट्रेड पढ़ाई थी। यू कैन ऑल्सो अप्लाई द सेम नॉलेज हेयर ऑन द रीटेस्ट, जब इसका लो वॉल्यूम से टेस्ट होता है, फेक ब्रेकआउट का लो वॉल्यूम से टेस्ट हो रहा हो उस पर ट्रेड बन जाती है, क्लाइमैक्स के बाद सेकेंडरी टेस्ट हो रहा हो लो वॉल्यूम के साथ उस पर ट्रेड बन जाती है, फिर कंफर्मेशन इवेंट पे, मतलब क्लाइमैक्स और फेक ब्रेकआउट इन दोनों पे ट्रेड बन जाती है, इन दोनों का जब टेस्ट हो रहा हो, क्लाइमैक्स पे भी सेल्फ बन जाती है और फेक ब्रेकआउट पे भी। अच्छी किस पे बनती है, फेक ब्रेकआउट पे। ठीक है, मैंने आपको क्लियर कट वर्ड में सारा कुछ बता दिया और बताई जा रहा हूँ और बताता रहूंगा। ठीक है, अच्छा एक्यूमुलेशन में फेज बी कैसा होता है भाई? प्राइस ब्रेक्स अबव रेजिस्टेंस, द साइन ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कि वो जो डाउन ट्रेंड के बाद क्लाइमैक्स लगा, रिएक्शन आया, सेकेंडरी टेस्ट रेंज वगैरह हुई, फेक ब्रेकआउट हुआ, ये रेजिस्टेंस थी टूट गई, इस मूव को ओवरऑल जो है हम क्या कहते हैं, साइन ऑफ स्ट्रेंथ। यहाँ से यहाँ तक का जो मूव है इसको कहते हैं साइन ऑफ स्ट्रेंथ। अच्छा जी, खूबसूरत लोगों आगे चलते हैं। आगे क्या है, अ ट्रेंड बिगन्स टू फॉर्म इनसाइड द रेंज, यानी कि ट्रेंड जब स्टार्ट होता है ना तो वो रेंज के अंदर से स्टार्ट होता है। किस तरह से होता है मैं आपको समझा देता हूँ। एक पहले यानी कि कोई भी बुलिश ट्रेंड या बेरिश है ना, पहले वो रेंज के अंदर से शुरू होता है ट्रेंड डेवलप होना। कैसे, माने कि एक डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे आके उसमें लगा सेलिंग क्लाइमैक्स, ये उसका रिएक्शन आया, रेंज हुई, ये सारा कुछ, ये सीन वीन चला, ये नीचे को एक हुआ स्प्रिंग। अब स्प्रिंग जो है ना, इसमें प्राइसेस वापस आ गई रेंज के अंदर, ये आ गई सपोर्ट के ऊपर। अब यहाँ से ये, अब इतनी तो रेंज ही है ना, ये सारी इतनी रेंज ही है, दो बाउंड्रीज हैं, ये ऊपर वाली ये नीचे वाली, इसके अंदर प्राइस एक ट्रेंड बनाती है इस तरह से आउटसाइड ट्रेंड डेवलप होने से पहले, क्योंकि ट्रेंड आउटसाइड पर तो तभी डेवलप होगा जब ये एक ब्रेकआउट हुआ, फिर नीचे एक कंफर्मेशन हुई और एक हायर हाई जनरेट किया। आउटसाइड ट्रेंड जनरेट करने से पहले प्राइसेस इनसाइड ट्रेंड जनरेट करती हैं। यहां से आपको आइडिया होता है कि कितनी हैवी इंपल्स आ रही है, पुल बैक कैसा आ रहा है, पुल बैक के बाद हायर लो के ऊपर कैसा वॉल्यूम लग रहा है। फ्रॉम हेयर यू गाइज कैन गेट एन आइडिया के हाउ स्ट्रॉन्ग अ न्यू ट्रेंड गोना बी एस्टैब्लिश। वही जो बात आपको पीएमए वगैरह में पढ़ाई हुई है कि बुलिश कैंडल बड़ी होंगी, यानी इंपल्स जो है वो बड़ी होगी, पुल बैक छोटा होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा आप मूव में, यानी स्मार्ट मनी के डायरेक्शन में वॉल्यूम इंक्रीजिंग होंगे, विल क्रिएट हायर पीक। सेम चीज़ है। लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट, लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट कहते हैं हायर लो को। ठीक है, प्राइस ने ये बनाया ना, अरे भाई इधर प्राइस ने ये बनाया ना इस तरह से डाउन ट्रेंड के बाद, एक एक्यूमुलेशन करने के बाद जब रेंज के अंदर ट्रेंड स्टार्ट किया, उसमें यहाँ पे इस पॉइंट को हायर लो को कहते हैं लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट, यानी जहां से प्राइस ने लास्ट दफा सपोर्ट ली थी और ऊपर उठी थी। ठीक है,
फॉर्म्स आफ्टर द ब्रेकआउट। अब ये कब कंफर्म होगा, देखें ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि मार्केट, अगर मैं आपको गौर से सुनने वाली बात है, बताता हूँ दोबारा से। देखें ये सेलिंग क्लाइमेक्स लगा, ये रिएक्शन आया, ये सेकेंडरी टेस्ट, ये रेंज वेंज हो रही है, ये नीचे को फेक ब्रेकआउट हुआ, फेक ब्रेकआउट के बाद प्राइस ने क्या किया, सपोर्ट के अंदर वापस आ गई, यहाँ से ये और ये एंड ये यहाँ तक चलेगी। क्या ये लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट कंफर्म हो गया? नो। आफ्टर द ब्रेकआउट, ये देखिए क्लियर लिखा हुआ है, लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट फॉर्म्स आफ्टर द ब्रेकआउट। जैसे ही ऊपर को ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा तब इसको आपने वैलिड मानना है। अगर मार्केट यहां से ही वापस आ जाती है तो इसको वैलिड नहीं मानना कि यहां से बड़ी तगड़ी डिमांड पड़ी है। नो, आप इधर से ही ट्रेड प्रेफर करेंगे जो एक वैलिड आपका एलपीएस बना हुआ है। मार्केट ऑफन रीटेस्ट ब्रोकन रेजिस्टेंस एज सपोर्ट, यानी वही जो यहाँ पे बात की थी हमने, ये काकी जो पहले रेजिस्टेंस बनी होगी, बाद में जब ऊपर को कंफर्मेशन इवेंट पे आएगी ना ये ब्रेकआउट के बाद, तो ये फिर रेजिस्टेंस जो है ना यहाँ पे काका बन जाएगा और सपोर्ट बना देगा। ठीक है हंस रहे हैं, ऐसे आपको ज्यादा समझ आती है ना, मुझे पता। I know in which way you guys understand majority of things in beautiful way. Okay, so next distribution entry opportunities appear at the breakout or during last point retest वगैरह 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 वगैरह। अपॉर्चुनिटी कब बनती है जी? एट द ब्रेकआउट, यानी कि ब्रेकआउट के बाद जो कंफर्मेशन इवेंट हो रहा होता है, ठीक है, और या फिर उसके बाद जो ये कार्रवाई डाल रहे होते हैं, हायर लोज वगैरह बन रहे होते हैं, लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट बन रहा होता है जहाँ पे उसका रीटेस्ट, यानी लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट ये बन गया जिसको हमने ऑर्डर ब्लॉक का नाम दिया हुआ एसएमसी में, यहाँ पे आया और यहाँ से फिर बुलिश। अब देखो ये बंदा बेचारा 115 साल पहले ये मेथड दे गया, इसने इनको नाम दे दिया एलपीएस यानी लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट। उसके बाद एक बंदा आता है, वो जनाब कहता है जी मार्केट तो अलगों पे चलती है जनाब, मैं मार्केट का जो है मेकर हूँ और मैं मार्केट को जो है चला रहा हूँ और मैंने जनाब ये कंसेप्ट दिए हैं, और वो जो 115 साल पहले दे गया वो बेवकूफ़ था। मतलब मार्केट में नए नए वो चले रहे हैं ना कार्रवाइयाँ, ये वाइक ऑफ बेचारा पता नहीं पागल था इसको अब हमने बुद्धू समझा हुआ है। खैर in distribution, price breaks below support, known as the sign of weakness. A downtrend starts forming inside range with lower highs and lower lows. सेम चीजें हैं लेकिन वाइस वर्सा। आफ्टर एन अप ट्रेंड प्राइस मेक्स अ बाइंग क्लाइमेक्स रिएक्शन देन सेकेंडरी टेस्ट एंड देन रेंज। इसमें क्या चीजें लिखी हुई हैं कि ये जो फेक ब्रेकआउट हो गया होगा ना यहाँ पे, मतलब स्वीप हो चुका होगा फेज डी की, चूंकि हम बात कर रहे हैं तो ये स्वीप हो चुका होगा, प्राइस वापस आ चुकी होंगी। अब यहाँ पे जैसे ही प्राइसेस वापस आते हैं ना रेंज के अंदर, तो फेज डी स्टार्ट हो जाता है इधर से, ये वी शेप बना, प्राइसेस वापस आ गई फेक ब्रेकआउट के बाद। अब सी फेज जो है ना वो सिर्फ इतना ही है जिसमें ऊपर फेक ब्रेकआउट हुआ। जैसे प्राइसेस रेंज में वापस आती है ना, ब्रोकन लेवल के अंदर वापस आती हैं, फेज डी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे बेरिश कैंडल्स बड़ी बड़ी होंगी जिनके ऊपर की साइड पे विक होगी, इस तरह से आइडियली ऐसा होना चाहिए, एंड दे विल फॉर्म लोअर लोज एंड लोअर हाइज, लोअर हाइज लोअर हाइज लोअर लो लाइक दिस। ओके, वॉल्यूम राइजेस यानी वॉल्यूम इंपल्स में बढ़ेगा और पुल बैक में कम होगा। लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई जैसे कहेंगे, इसमें भी एलपीएससी कहेंगे, एलपीएस, लेकिन इसमें साथ में हमने वाई ऐड कर दिया सप्लाई ताकि कंफर्म हो जाए, उसमें हम सिर्फ एलपीएस लिखते हैं, लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट। ठीक है, तो बेरिश ट्रेंड के अंदर लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई मार्क होंगे जिनको हम क्या कहते हैं, लोअर हाई, या फिर इधर पॉसिबली ऑर्डर ब्लॉक के जो रूल्स बने हुए हैं वो हमने बता रखे हैं ऑलरेडी आपको कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, उसके रूल्स जो भी हैं वो अपने अप्लाई कर लेना। शॉर्ट एंट्रीज यानी सेल कैंडल्स ब्रेक डाउन पे और लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई के जो पुल बैक्स हैं, जो लोअर हाइज हैं आपके, जब ये प्राइस इनको रिविजिट करे तो यहाँ से आपके वैलिड होते हैं, तो इनको आप दे के ट्रेड वगैरह कर पाएंगे। ठीक है, सो समझ आ रही है, कौन नहीं आ रही? ओके, फेज डी जो है भाई साहब ये एक कंफर्मेशन फेज है। इसमें आपका जो की टेक अवे है वो ये है कि वाइक ऑफ साइकिल का जो है ना ये कंफर्मेशन इन लास्ट फेज है। इसके बाद ट्रेंड अपना स्टार्ट हो जाता है, रेंज में जो भी उसने कहानियां करनी होती है ना मार्केट ने वो कर देती है फेज डी तक। इट कंटेन्स रियल ब्रेकआउट एंड कंफर्मेशन इवेंट। फेज डी में ट्रेड करना बिगिनर के लिए बहुत आसान है, फेज सी को पकड़ना ना बिगिनर के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। नए बंदे के लिए डी में ट्रेड करना बहुत ईजी है, क्योंकि ऑलरेडी उसको फेज सी नीचे से नजर आ रहा था, वहाँ क्या लिक्विडिटी स्वीप हुई है, होने के बाद उसको फेज डी में ट्रेड करना ईजी है। लेकिन रेंज के अंदर मेजॉरिटी बिगिनर पता क्या करते हैं, मार्केट जब इस तरह से स्लो होती है ना, वो कहते हैं यार अब स्लो, अब इसमें ट्रेड कर लेते हैं। बाजू बात तो उनकी चल जाती है क्योंकि नीचे सपोर्ट से बाय करते हैं, रेजिस्टेंस पे निकलने वाला उनका फंडा होता है सारा। लेकिन जब फेक ब्रेकआउट करके मार्केट इस तरह दौड़ जाए, उन्होंने सेल किया हुआ, पता लगे इधर से वो लो जी बैठे देख रहे हैं यार कभी आएगी वापस। तो बिगिनर को मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, टिप दे रहा हूँ, की टेक अवे फ्रॉम माय एक्सपीरियंस इज जस्ट टू ट्रेड ऑन फेज डी
ये एग्रेसिव होता है, ज़रा मार्केट पता ही नहीं चल रही कब कब कैसे कैसे क्या क्या कर रही है। तो यू विल बी इन VIP विद माय लाइव सेशंस, जब आप उनको अटेंड कर रहे होंगे डेली बेसिस पे, तो आपका फेज सी को पकड़ने का भी एक्सपीरियंस इंशाल्लाह हो जाएगा। अंटिल देन यू गाइस जस्ट बी एक्सपीरियंसिंग द फेज डी ऑन डेमो अकाउंट्स एज वेल ऑन द सेंट अकाउंट्स। अब आप लोगों को अपने सेंट अकाउंट्स बना लेने चाहिए। सेंट अकाउंट बना के उसमें 10-15 जो है ना वो डिपॉजिट कर लें। एटलीस्ट 15-20 दिन तक जो है ना सेंट अकाउंट चलाएं, कम अज़ कम 1 महीना जो है ना सेंट अकाउंटों पे। आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आपने अगर $100 का सेंट अकाउंट बना लिया है, उसके वो आपका $100 10,000 होगा। आपका टारगेट अभी होना चाहिए कि यार मैंने इसको 1 महीने के अंदर ना 15,000 करना है, 1 महीने में 20,000 करना है। अपने इस तरह से टारगेट सेट करके चलना है, ज़्यादा नहीं तो 1 हफ्ते का टारगेट सेट कर लें। 1 हफ्ते का वेट कर लें। मैं आपको सेंट अकाउंट इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ, इसमें आपकी साइकोलॉजी ख़राब नहीं होती, आपके इमोशंस आपको ख़राब नहीं, तंग नहीं करते, ठीक है। तो ये आप लोग जो है ना वो लाजमी कर लीजिएगा। आगे ये बात समझ में कौन नहीं आई। और इस पे मैं आपको बल्कि एक और भी चीज़ करवा दूंगा। आपको जो है ना मतलब अगर $100 आप नहीं करते, $10 भी करते हैं, तो वो भी आपका 1,000 बन जाएगा। उस पर भी आपको 20% बोनस वगैरह मिल जाता होता है, तो वो 1200 हो जाएगा। तो उसके ऊपर आप ट्रेड करें और अपना जो है ना वो मतलब टारगेट वारगेट रखें। फिर जब आप प्रोफेशनल हो जाएंगे फिर आपको मैं बताऊंगा कौन सा अकाउंट आपने चलाना है और किस तरीके से चलाना है, और फिर इंशाल्लाह चीज़ें विल बी बेस्ट। आफ्टर प्रैक्टिसिंग जब आप तैयार होंगे ट्रेड के लिए, देन हम जो है अपना अकाउंट टाइप चेंज करेंगे। फिर हम कोई प्रो अकाउंट प्रोफेशनल वाला या फिर कोई ECN अकाउंट टाइप जो है ना वो बनाएंगे। उससे पहले जो है हम इसी पे रहेंगे सेंट वगैरह पे प्रैक्टिस करने के लिए। सही है। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करना है जी, यहाँ पे आप जनाब प्राइस एक्शन को, अच्छा इवेंट दैट सिग्नल स्मार्ट मनी इज नाउ कमिटेड टू अ क्लियर डायरेक्शन, यानी इसमें कोई मैनूवरिंग नहीं होती, फेस डी सबसे आसान होता है। और इसमें आपने ऑब्जर्व करनी है चीज़ें, प्राइस एक्शन देखना है, वॉल्यूम, कैंडल साइज एंड स्ट्रक्चर ऑल अलाइन टू वैलिडेट अ न्यू ट्रेंड। कैंडल साइज प्राइस एक्शन से मुराद वही है कि कैंडल में किस साइड कितनी वीक है, कहाँ पे क्लोजिंग हो रही है, इन साइड है, आउटसाइड है, इंडिपेंडेंट है, हैमर कैंडल है, मारूबुजू कैंडल है, एनगल्फिंग है, क्या पैटर्न बन रहा है, ये सारी चीज़ें प्राइस एक्शन में आ जाती हैं। यार मैं बहुत सारे ब्रोकर यूज़ करता हूँ। मेरा, आप ये सवाल करें, मेरा तो उसमें टोटली सीन ही डिफरेंट है ना। मैंने सबको राज़ी रखना होता है, मेरे जानने वाले हैं काफ़ी, सबके साथ मतलब मेरे हैं वो, तो मुझे वो स्प्रेड वगैरह भी समझ ना होने के बराबर ही होता है। तो अगर किसी के पास इतना का डिपॉजिट है तो फिर हो सकता है आपके लिए भी जो है ना वो मतलब बिल्कुल रॉ स्प्रेड, जिसमें आपका 3 पिप का स्प्रेड होगा ओवरऑल जो है ना, 2 से 3 पिप का मैक्सिमम भी किसी का जाएगा तो 5 पिप तक चला जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं होगा, मतलब 5 पॉइंट्स, सॉरी पिप नहीं, पॉइंट्स। नॉर्मली जो है ना वो लोगों को मिलता है 2 पिप का स्प्रेड होता है, 2 से 2.5 पिप्स तक का स्प्रेड होता है, अगर इवन 5, 7, 10 हज़ार भी डिपॉजिट कर रहे हो तो। लेकिन आई हैव वन बेनिफिट्स फॉर यू गाइज, अगर आप $50,000 का डिपॉजिट करते हैं तो मैं आपको स्प्रेड यही वाला जो है 1/2 पिप करवा के दे सकता हूँ, ठीक है, 0 पॉइंट। और ये मेरे ऑफिशियल स्टूडेंट्स के लिए ही है ऑफर सिर्फ, ठीक है। आपका मकसद पता क्या होना चाहिए असल में, जो मतलब देखें जहाँ पे ये स्प्रेड चल रहा है ना, इससे लेके ये स्प्रेड नॉर्मल है ब्रोकर में, ये मानी नहीं रखता। आप 2.5 भी कहीं पे कर रहे हैं, इट्स ओके, लेकिन मेन चीज़ पता क्या होती है, अब इतना भी नहीं कि पता चले वो एक ब्रोकर है उसका ये नाम है, वो पता क्या करता है, 4 से भी ज़्यादा पिप्स चार्ज कर रहा होता है स्प्रेड की सूरत में। 4 पिप एक स्प्रेड, मतलब स्टैंडर्ड लॉट लगाते हैं $40 से, सीधी वो आपकी लॉस में शुरू होगी, मतलब ये छूना लगा रहा होता है वो। तो इतना तो नहीं। अब 2 तरह के ब्रोकर होते हैं, मैं आपको ये समझा देता हूँ फेज ही, फिर बाद में पढ़ लेते हैं, कंप्लीट करके छोड़ेंगे इसको। बल्कि इसको पहले पढ़ लेते हैं, बाद में उसकी तरफ जाएंगे, क्या ख्याल है, पहले इसको कंप्लीट करते हैं, बाद में फिर उसको फ्री डिस्कशन करते रहेंगे अपनी। अच्छा, फेज ई में हमारा क्या है जी, क्लीन ट्रेंड होता है भाई साहब, ट्रेंड इन मोशन, ट्रेंड चला होता है, अप ट्रेंड होता है, प्राइस क्लियरली हायर हाइज या हायर लोज बना रही होती हैं, या फिर डाउन ट्रेंड बना रही होती हैं, लोअर लोज एंड लोअर हाइज, ठीक है, इस तरह से। तो इसको देखते हैं यहाँ पे क्या इसके रूल्स हैं। फेज ई क्या करता है कि ट्रेंड स्टार्ट करता है, रेंज खत्म हो जाती है,
शुरुआत होती है एक नए क्लीन डायरेक्शनल ट्रेंड की, जिसमें कोई मैनूवरिंग नहीं होती। दिस इज वेयर मार्केट लीव्स द एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन एरिया, यानी वो रेंज वाला एरिया मार्केट छोड़ के एक फुल मोमेंटम के साथ ट्रेड करना स्टार्ट हो जाती है। देर आर नो मोर ट्रैप्स, अब मजीद ट्रैप की जरूरत नहीं, इसको एक क्लीन इंपल्स एक बड़ी अच्छी आराम से ये दे देगी। ओपन विद लिटल टू नो पुल बैक, यानी छोटे से पुल बैक्स तो आ सकते हैं, लेकिन मार्केट लंबी इंपल्स डायरेक्शनल हो जाएगी, एक रेंज करने के बाद एक अच्छा लंबा ट्रेंड देती है। अब ये फेज कब तक चलता है? जब तक न्यू साइन ऑफ प्रीलिमिनरी स्टॉप अपीयर नहीं होते। वीक से सेल के सिग्नल जब तक नहीं बनना स्टार्ट होंगे तब तक मार्केट उसी बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी, या फिर उसी बेरिश ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी जब तक वीक से बाय के सिग्नल नहीं स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। जिन पे नॉर्मली बंदे ये सोचते हैं कि बाय जाएगी मार्केट, लेकिन वो उनको ट्रैप करके वापस आ जाती है, वो असल में प्रीलिमिनरी स्टॉप के सिग्नल होते हैं। तो समझ आई है, कौन नहीं आई? ओके गुड। A strong uptrend begins with consistent higher highs एंड हायर लोज। इम्पल्स मूव होती है, इंक्रीजिंग पीक वॉल्यूम होते हैं, रिलेटिवली इंक्रीजिंग वॉल्यूम होने चाहिए, जैसे आपको ऑलरेडी पीएमए में पढ़ाया हुआ है, नॉन एडजेसेंट पीएमए भी आप यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। पुल बैक शो लो वॉल्यूम इंडिकेटिंग लैक ऑफ सेलिंग इंटरेस्ट फ्रॉम स्मार्ट मनी, वॉल्यूम ऑफन इंक्रीजेज एट अगेन एट द एंड ऑफ पुल बैक्स, मतलब बुलिश ट्रेंड था, एंड ऑफ पुल बैक ये होगा, पुल बैक एंड अगर यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे अगेन वॉल्यूम बढ़ेगा, फिर यहाँ से बाइंग होगी और मार्केट ऊपर चली जाएगी इस तरह से। प्राइस एग्जिट्स द एक्यूमुलेशन रेंज एंड बिल्ड स्ट्रेंथ, डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे सेलिंग क्लाइमेक्स लगा था, रिएक्शन आया था, सेकेंडरी टेस्ट हुआ था, रेंज हुई थी, स्प्रिंग आया था, ये रेंज से निकली थी, फेज डी में इसका कंफर्मेशन इवेंट हुआ यहाँ पे, ये फेज ई स्टार्ट हो गया। कंफर्मेशन यहाँ पे होने के बाद जैसे ही जाके ये इसका हाई ब्रेक करती है ना, यहाँ से फेज ई स्टार्ट हो जाता है, फिर इस तरह से चल जब तक साइंस ऑफ प्रीलिमिनरी स्टॉप अपीयर नहीं ना होते तब तक ये जनाबे वाला फेज ई है, एंड वाइस वर्सा फॉर फेज ई इन द डिस्ट्रीब्यूशन। द की टेक अवे हेयर इज हाई वॉल्यूम ऑन इम्पल्सेस आपने नोट करने हैं, लो वॉल्यूम पुल बैक्स पे होने चाहिए, वॉल्यूम स्पाइक व्हेन स्मार्ट मनी री एंटर्स, यानी हायर हाइज पे मार्केट जब आप एक अप ट्रेंड में है तब आपने नोट करना है इनको हायर लोज को, जब डाउन ट्रेंड में तब आपने पकड़ना है लोअर हाइज को, यानी डाउन ट्रेंड में आपने लोअर हाई को पकड़ना है, इधर मार्केट रिविजिट करती है जैसे ट्रेड करनी है, आपका लोअर लो से कोई लेना देना नहीं है। अप ट्रेंड के अंदर आपने पकड़ना है हायर लो को, यहाँ से आपने रिविजिट मार्केट करती है तो इधर से ट्रेड पकड़नी है इस तरह से। अब यहाँ पे आपके सामने जो है वो इसकी 5 फेजेस पूरा जो स्ट्रक्चर है वाइकॉफ का उसके इलस्ट्रेशन बनी हुई हैं। इफ यू गाइज वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट देन यू कैन एक्चुअली कैप्चर योर स्क्रीन राइट नाउ। 6 वाइकॉफ मार्केट स्ट्रक्चर एंड वर्सेस एसएमसी स्ट्रक्चर। अच्छा, ये हम कल पढ़ेंगे। वाइकॉफ ने जो मार्केट का स्ट्रक्चर दिया, ये जो 5 फेजेस वगैरह और ये जो एसएमसी स्ट्रक्चर है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम वो ब्रोकर श्रोकर की बात कर रहे थे, वो पता नहीं क्या हमारा वो डिस्कशन चल रही थी, तो उसको कंटिन्यू करके, किसी को याद है क्या हम कह रहे थे? वो ब्रोकर के बारे में कोई डिस्कशन हो रही थी, क्या सवाल था मेनली हमारा? एनीवन रिमेंबर? अच्छा, अभी आप लोगों की प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है आपने ब्रोकर कौन सा चूज करना है। इफ समबडी हैज फंड्स ऑफ $1000, अब उसको चाहिए कि यार सेफ्टी भी हो और आपका ब्रोकर आपको स्लिपेज वगैरह भी ना दे, विड्रॉल डिपॉजिट का भी इशू ना हो। मेनली मसला होता है विड्रॉल डिपॉजिट का और स्लिपेज वगैरह का, लेट एग्जीक्यूशन का। पहली प्रायोरिटी हमारी क्या होनी चाहिए? डिपॉजिट एंड विड्रॉल। दूसरी प्रायोरिटी हमारी फास्ट एग्जीक्यूशन होनी चाहिए। तीसरी प्रायोरिटी नो स्लिपेज। चौथी प्रायोरिटी आपकी स्प्रेड, लो स्प्रेड होने चाहिए। अब सारे ब्रोकर जो इंटरनेशनल है ना तकरीबन, वो इसमें तो कंप्रोमाइज नहीं करते, कुछ कर भी जाते हैं ड्रामेबाजी, कुछ कर भी देते हैं। लाइक कुछ मंथ्स पहले ना
मतलब लोगों की अपनी उसमें मिस्टेक्स होती हैं, ब्रोकर है ना, एक्चुअल में ब्रोकर करता नहीं है, उन्होंने ना कुछ हिडन टर्म्स एंड कंडीशन रखी होती हैं, बंदे पढ़ते नहीं है। अब आपने अक्सर कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे देखी होंगी, एक्सएनएस की कुछ हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनसे वो कुछ लोगों को विड्रॉल नहीं देते। कुछ एक्सएम की आपने देखी होंगी। मतलब मैं इनको ये नहीं कह रहा ये गलत है, दे आर बोथ ओके, ठीक है, प्रॉफिट पे आउट्स देते हैं, मैं खुद लेता रहा हूँ एक्सएनएस के साथ, मैंने काफ़ी देर काम किया है, मैं लेता रहा हूँ, पे आउट्स देते रहे, कोई मसला नहीं, मेरे साथ इन्होंने कुछ नहीं किया, मैं खुद नहीं कहूँ तो। कुछ स्टूडेंट्स के साथ करते हैं, लाइव में अक्सर स्टूडेंट्स बैठे होते थे, उनके साथ मसला आता था स्लिपेज का, फास्ट एग्जीक्यूशन नहीं थी होती, आपने बाय का बटन दबाया, कुछ मिली सेकंड्स का डिले हो गया, प्राइस 10-15 पिप ऊपर चली गई, 15 पिप ऊपर चली गई तो इसका मतलब है आपका 10 पिप का स्टॉप लॉस है तो वो 25 पिप्स का हो गया। अगर 0.1 की ट्रेड लगाई थी तो उसके ऊपर आपका जहाँ पे $10 का लॉस होना था $25 का हो गया, इतना फर्क आ जाता है। तो ये चीज़, अब स्लिपेज बिल्कुल ना हो और ये फास्ट एग्जीक्यूशन होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें, वन ये भी डन है, सेकंड भी डन है, ये भी डन है। अब इसकी बात आती है, मतलब ये तीनों मैं आपको जो भी बताऊंगा ब्रोकर, उनमें ये तीनों चीज़ें मतलब ठीक होंगी, इसका मसला नहीं है। अब आ जाती है बात लो स्प्रेड की। अब ब्रोकर कहाँ से कमाता है? एक तो हराम का पैसा होता है ना, वो कमाया जाता है स्लिपेज से, फास्ट एग्जीक्यूशन ना करके लेट एग्जीक्यूट करवा के। स्लिपेज और लेट एग्जीक्यूशन बेसिकली एक ही चीज़ है, उसको दो में अगर कर लें तो वो आपकी मर्जी है। अच्छा, एक और भी मसला है कि एक्सएनएस वाले जो है ना, कभी कभार जो अनलिमिटेड लीवरेज देते हैं, कोई भी ब्रोकर जो अनलिमिटेड लीवरेज देता है ना, वो बाजू का वो ट्रेड को क्लोज भी नहीं करने देते, उनका ट्रेड ऑन करने का बटन ही गायब हो जाता है, बाय सेल का बटन ही गायब हो जाता है वो। ठीक है, मैं ये ओपनली कह रहा हूँ, आई हैव रिकॉर्ड्स बिकॉज देन आई एम सेइंग दिस, मेरे पास रिकॉर्ड इस चीज के मौजूद हैं कि बंदा बाय कर रहा है, बाय का बटन नहीं दबाया जा रहा। मैं खुद एक वक्त था, बल्कि ये भी वो करते हैं कि आपने अगर वहां पे लीवरेज 2000 भी सिलेक्ट की है ना, तो एक टाइम है कि आपको अच्छी ट्रेड मिल रही है, अच्छी वॉलेटिलिटी है मार्केट में, इवन न्यूज भी नहीं है, वहां पे आपकी वो लीवरेज कम कर देंगे, 200 कर देंगे, आपकी ट्रेड आप बाय का बटन दबाएंगे लगेगी नहीं। असल में वो बाय का बटन डिसेबल नहीं होता, वो आपकी लीवरेज कम करते हैं। जब लीवरेज कम हो जाए तो आपके मार्जिन खत्म हो जाता है, तो ट्रेड आपकी एग्जीक्यूट नहीं हो पाती। और इस लीवरेज कम करने का नुकसान ये भी होता है कि ब्रोकर समटाइम्स आपकी खुली हुई पोजीशंस ऑटोमेटिकली बंद भी कर देता है जब आपका मार्जिन लेवल 50 से नीचे जाए। जब आपकी लीवरेज कम होगी, मार्जिन लेवल ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, मार्जिन लेवल नीचे आया तो आपकी ट्रेडें बंद हो जाएंगी। अब इतना ज्यादा कम्प्लेक्सिटी में अगर आप जाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो ठीक है, वरना मैं सीधा सीधा आपको ये बताता हूँ, जो ब्रोकर मैं यूज कर रहा हूँ उनके मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उन दोनों के अंदर मैं आपको डिफरेंट उनकी टाइप्स बता देता हूँ। एक जगह पे आपको मिलेंगे बोनस वगैरह, ठीक है, यानी 20%, 100%, 50% बोनस वगैरह मिलेंगे, और वो आपको मैं बता दूंगा ग्रुप वगैरह में। इस क्लास में हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि बाय द टाइम चीज़ें चेंज होती रहती हैं, तो उनको जो है हमने फिर उस तरह से टैकल करना है कि हम अपडेट आपको ग्रुप में ही दे देंगे। रिकॉर्डिंग जिसने देखी होगी, बाद में वो बंदा बेचारा कहेगा कि यार यहाँ पे तो वो है ही नहीं है जो वीडियो में बताया हुआ है। अच्छा, दूसरा है कि जिसको प्रोफेशनली ट्रेडिंग करनी है, जिसको बोनस वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। अब ब्रोकर कहाँ से कमाता है? जो हलाल का कमा रहा है वो कमाता है स्प्रेड से, यानी बाय और सेल की कीमत के दरमियान जो फर्क होता है, ब्रोकर यहाँ से प्रॉफिट बनाता है। अब नॉर्मली मैंने आपको बताया कि मेरे पास ऐसे अकाउंट्स भी हैं, बड़ा अगर आप डिपॉजिट करें आधा पिप का स्प्रेड है, कमीशन भी कोई नहीं है, ठीक है। वो ब्रोकर क्यों देते हैं? क्योंकि बड़ा फंड है, आप ज्यादा लॉट्स ट्रेड करते हैं तो ब्रोकर को मिल मिला के अच्छा फायदा हो जाता है, तो वो आपसे फिर ये नहीं कहता, यानी एक बंदा होलसेल में खरीदारी कर रहा है तो रेट उसको कम लगता है ना, समझ रहे हो बात की नहीं समझ रहे? होलसेल वाले बंदे को रेट कम ही लगता है चीजों का, तो वो यहाँ पे कंसेप्ट आ जाता है। जैसे बंदे ने डेली की 30-35 लॉट ट्रेड करनी है, वो ब्रोकर कहता है यार ठीक है, आमीन है, तू आन दे, फंड अपने डिपॉजिट कर। तो जो ब्रोकर आपको बोनस वगैरह देगा वो आपसे स्प्रेड हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज करता है, वो आपसे 0.3 पिप से ज़्यादा ले सकता है, वो आपसे 0.5 पिप से ज़्यादा ले सकता है, वो आपसे 1 पिप तक भी ज़्यादा ले सकता है, और कुछ तो मैंने जैसे वो एग्जाम का एक पहले नाम लिया, वो 4 पिप्स तक का स्प्रेड भी देते हैं, ठीक है। उसके बदले में जारी बात है वो कुछ सर्विस भी देते हैं, लोगों को कुछ ना कुछ वैसा दे रहे होंगे, वो इतना ज़्यादा स्प्रेड देते हैं, लेकिन इन माय ओपिनियन कि उस पर आपको जाना नहीं चाहिए, इतना ज़्यादा स्प्रेड, उसके मुकाबले में और बहुत सारी ऐसी आपके पास अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं कि आपको सेम चीज़ें मिल रही हैं लेकिन स्प्रेड कॉस्ट बहुत कम है। अच्छा, अगर आपको बोनस लेना है फिर आपको स्प्रेड थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा, वो आपको पड़ सकता है 3 पिप्स तक का पड़ सकता है, 2.5 पिप्स तक का पड़ सकता है। अगर आप ऑफिशियल बिल्कुल रॉ प्रोफेशनल तरीके से ट्रेड करना चाह रहे हैं तो आपको स्प्रेड जो पड़ेगा 1.4 से लेकर 2 पिप्स तक का पड़ सकता है, क्योंकि डायनामिकली इंक्रीजिंग होता है ये थोड़ा सा वॉलेटिलिटी के हिसाब से भी बढ़ जाता है, कम हो जाता है, लेकिन मैक्स 2 पिप्स तक रहेगा। अब इफ यू आर अ प्रोफेशनल एंड हैज अबव 1000 फंड्स, आपके पास 1000 से ज्यादा फंड है तो आप इसकी तरफ जाएं। अगर आपके पास छोटे फंड्स हैं, मतलब 500, 100, 200, 300, आपको बोनस वगैरह भी चाहिए
मिसाल के तौर पर आपके पास $500 का फंड है तो आपको 20% ट्रेडेबल बोनस ऐड हो जाता है साथ में। तो ये आपका जो $500 है ये आपका हो जाएगा ऑलमोस्ट $600 हो जाएगा, ठीक है। तो एक $100 का आपको फायदा है। इवन अगर आप ये अपना 500 लॉस भी कर लेते हैं तो आपके पास स्टिल $100 पड़ा होगा जिससे आप ट्रेड कर सकते हैं और अपना वापस रिकवरी कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें 100% मार्जिन बोनस भी होता है जिसमें आपका ये $500 ही $1000 हो जाता है। लेकिन उसका फायदा नहीं है, वो जैसे ही आपका अपना 500 वाश होगा ना, अगर आपका अल्लाह ना करे 500 का लॉस हो गया तो बाकी 500 भी आपका मतलब फजूल है, उससे आप कुछ नहीं कर सकते, ट्रेड नहीं ओपन कर सकते। तो आई विल नॉट रिकमेंड दैट 100%, इवन के वो फजूल ही है, आप ये 20% की तरफ जाएं, ये ज़्यादा सही है। और इसके बदले में आपको ये जो ब्रोकर 20% एक्स्ट्रा यानी कि जो $100 का वो फायदा दे रहा है वो आपसे थोड़ा सा स्प्रेड ज्यादा चार्ज करेगा हर ट्रेड में। उसने भी तो कहीं से पैसे पूरे करने हैं, वो आपसे हर ट्रेड में स्प्रेड थोड़ा ज्यादा चार्ज कर रहा होगा। जो $100 उसने आपको एक्स्ट्रा दिया वो ऐसे पूरा करते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना वो तरीकाकार है। HFM Pro 0.6 स्प्रेड है, नहीं जी 0.6 नहीं है उसमें भाई साहब, उसमें 0. अगर आपको 6 स्प्रेड मिल रहा है, ये अगर उसमें स्प्रेड मिल रहा है आपको, तो उसमें साथ में आपसे वो 14 सेंट कमीशन चार्ज कर रहे होते हैं। 14 और 6 मिला के आपके हो जाते हैं 20, बल्कि ये समटाइम 14 नहीं 16 भी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बाजू का 8 कर देते हैं, या यहाँ पे 14 किया हुआ है तो यहाँ पे फिर 8 कर देते हैं। यहाँ पे अगर 16 किया हुआ है तो फिर यहाँ पे 6 कर देते हैं, यानी टोटल मिला के ये 22 वो चार्ज कर रहे होते हैं। वो आप जिस अकाउंट की बात कर रहे हैं वो प्रो नहीं है, वो जीरो स्प्रेड अकाउंट है इनका, जीरो स्प्रेड अकाउंट है। उसमें वो 0.6 यानी आधा पे स्प्रेड होता है और बाकी कुछ साथ में कमीशन चार्ज करते हैं। तो कुल मिला के क्लाइंट को जो कॉस्ट पड़नी है वो ज्यादा पड़ती है। आई विल रिकमेंड यू गाइस कि अगर आपने HFM की तरफ जाना है तो प्रो अकाउंट चूज करें, प्रो अकाउंट चूज करें, ठीक है। अगर आप प्रोफेशनली इसमें ट्रेड करना चाह रहे हैं, आपको कोई बोनस नहीं चाहिए, आपको कोई ट्रेड सिक्योरिटी नहीं चाहिए, आप प्रो अकाउंट यूज करें। अगर आपके पास फंड्स थोड़े हैं, इशू हैं इस तरह के, तो फिर आप वो दूसरा जो मैंने आपको लिंक भेज दूंगा उस पर आप बना लेना। ECN अकाउंट उसमें आपने बनाना है इफ़ यू आर प्रोफेशनल, सेम जैसे HFM है। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप प्रोफेशनल हैं तो वो जो प्रो अकाउंट की बात हो रही थी वो सही है एज फॉर नाउ, ठीक है। बाद में जब आप ये वीडियो देख रहे हैं मुझे नहीं पता उस चीज़ का क्या है, लेकिन अगर आपको बोनस वगैरह चाहिए तो फिर आपको वो दूसरा ज़्यादा सूटेबल है, वो मैं आपको बता दूंगा कौन सा है। दिस इज इट फॉर टुडे एंड वी गोना क्लोज द रिकॉर्डिंग राइट नाउ। जिन लोगों ने नहीं देखी होगी वो भी देख लेंगे, तो सारी चीज़ें मैनेज वगैरह कर लेना, अपनी जो है डेमो शेमो रेडी कर लेना, ये सेंट अकाउंट एटलीस्ट रेडी कर लेना, ठीक है। ओके, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।